होता है जिसे कहा जाता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, इसका क्या मतलब है, ये कहां पर देखने को मिलती है। उसी के साथ हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली भी होती है, जिसके खाद्य फसलें। खाद्य फसलों का मतलब होता है हमारी ऐसी फसलें जिनको आप और हम खाते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं दोस्तों तो बात करते हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, गन्ना, तिलहन। अनाजों को मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है कि ये मोटे होते हैं और इनके अंदर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है और इसीलिए इनको हम लोग मोटे अनाज के तौर पर देखते हैं। इनको लोग हुगली नदी है ना, पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है वहां की जो हुगली नदी है उसके आसपास आप देखते हैं कि वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वहां पर अच्छी मात्रा में हमें मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर अच्छी मात्रा में जल की भी उपस्थिति दिखती है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। समरी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं भूगोल से रिलेटेड हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम पीछे देख ही पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कृषि और ज्योग्राफी, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा भूगोल है वहां पर हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो इस पूरे चैप्टर की कहानी दोस्तों हम लोग अपने आज की इस क्लास में आप सभी के सामने करेंगे और बहुत सरलतम तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग आप सभी के सामने रखते चलेंगे। तो कृषि ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। बहुत बार आप देखते हैं कि आपके पेपर के अंदर यहां से सवाल को पूछा गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर की पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में आखिर किन किन बिंदुओं को समझेंगे। हम लोग सबसे पहले दोस्तों अपने भारत के अंतर्गत जो हमारी कृषि करने के अलग अलग तरीके हैं, भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो खेती होती है या फिर जो कृषि होती है वो एक तरीके से नहीं होती है। हमारे देश में कृषि करने का एक तरीका होता है जिसे कहा जाता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, इसका क्या मतलब है, ये कहां पर देखने को मिलती है। उसी के साथ हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली भी होती है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि फसल को आग लगाकर क्या किया जाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि उगाया जाता है। तो कैसे होती है ये खेती, कैसे होती है इस प्रकार की कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे गहन जीविका कृषि के बारे में, इसका मतलब क्या होता है। फिर हम लोग वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ेंगे और रोपण कृषि के बारे में भी समझने वाले हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं ना, भारत के अंदर आप देखते हैं कि दो प्रकार की फसलें मुख्य तौर पर बांटी जाई गई हैं। सबसे पहली कहलाती हैं हमारी खाद्य फसलें। खाद्य फसलों का मतलब होता है हमारी ऐसी फसलें जिनको आप और हम खाते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं दोस्तों तो बात करते हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, गन्ना, तिलहन। आप देखते हैं कि मूंगफली, चाय, कॉफी, दालें, ये किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, इनको उगाने के लिए कितने तापमान की, कितनी बारिश की, इनको उगाने के वाले कौन कौन से राज्य भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तौर पर मौजूद हैं, हर एक फसल की क्या क्या विशेषता होती है वो हम लोग समझेंगे। उसी के साथ साथ भारत में अखाद्य फसलों को भी उगाया जाता है और जिनको हम लोग रबड़, कपास या फिर आप देखते हैं कि पटसन के नाम से पुकारते हैं। भारत में ये फसलें कहां पर उगाई जाती हैं, इनको उगाने के लिए कितनी जलवायु की, कितने मौसम की आवश्यकता होती है, उसको भी हम लोग अपने आज के इस अध्याय में समझने वाले हैं। और उसी के साथ दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिनमें से एक है भूदान। भूदान का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि यानी कि जमीन, और दान का मतलब होता है डोनेट कर देना, किसी को दे देना। तो भारत के अंदर ये जो भूदान व्यवस्था है ये कब से हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, श्वेत क्रांति क्या है, भारत में वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें हमारी कृषि की क्या स्थिति है, ये खाद्य सुरक्षा क्या होती है। और आप लोगों ने जरूर सुना होगा दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम लोग राशन कार्ड के तहत लोगों तक क्या करते हैं, अनाज को प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर बफर के तौर पर भी कुछ चीजों को सरकारें जमा कर रखती हैं, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। ये क्या है, क्यों किया जाता है, वो समझेंगे। और दुनिया में आप देखते हैं कि ये जो वैश्वीकरण आया, प्यारे भारत के अंदर भी आप देखते हैं कि वैश्वीकरण आया। इस वैश्वीकरण के आ जाने से हमारे देश की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इन 12 बिंदुओं के अंदर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारा ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ज्योग्राफी का, कृषि वाला, वो हम कंप्लीट होते हुए देखेंगे। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर की कहानी को आप सभी के सामने रखने वाले हैं और बहुत मजेदार तरीके से, बहुत ही सरलतम तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्यों ना यही डिस्कस कर लें कि भाई ये जो कृषि शब्द है, आखिर इस कृषि शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि अगर हमने इस अर्थ को समझा तो हमारे लिए संपूर्ण चैप्टर को समझना काफी
ज्यादा सरल हो पाएगा। तो अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो कृषि है ना, ये जो शब्द है कृषि, इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें कि जो हमारा प्यारा भारत है ना, वो एक बहुत ज्यादा क्या कहलाता है दोस्तों, कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान देश का मतलब क्या है कि भारत के अंदर लगभग 70% लोग आपको देखते हैं कि खेती के काम से लगे हुए हैं। तो भारत में हर 100 में से 70 आदमी जो है आपको खेती के काम में लगे हुए दिखते हैं। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या आप लोग देखते हैं कि इस खेती के काम में हमें लगी हुई दिखती है। और जब हम लोग इस कृषि शब्द को अंग्रेजी में देखते हैं तो इसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। इंग्लिश में कृषि को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, जहां पर एग्री का मतलब होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है खेती, अर्थात ऐसी जमीन जिस पर खेती की जाती है उसी को हम लोग एग्रीकल्चर या फिर कृषि के नाम से पुकारते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि बड़े स्तर पर लोग खेती में काम कर रहे हैं। लगभग 70% लोग खेती से अपने आजीविका को, अपनी रोजी रोटी को प्राप्त करते हैं। जब हम लोग एग्रीकल्चर या फिर कृषि को अंग्रेजी में देखते हैं तो ये शब्द निकल कर आता है जिसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ये जो एग्रीकल्चर आप शब्द देख रहे हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि इसमें एग्री का मतलब होता है जमीन यानी कि भूमि, और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा देश हमारा प्यारा भारत रहा है जहां पर पुरातन समय से ही, प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो खेती है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। और भारत में ना खेती करने के अलग अलग तरीके हमें देखने को मिलते हैं। तो देश के अंदर खेती बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। और भारत के अंदर समय के हिसाब से, जैसे आज से अगर हम लोग 1000 साल पहले की खेती देखें, आज से 500 साल पहले की खेती देखें, वर्तमान समय की खेती देखें, तो खेती के आप देखते हैं कि तरीकों में बदलाव आया है। लोग विकसित हुए हैं, नई नई मशीनें आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो मशीनों के आ जाने की वजह से समय समय के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो खेती थी उसमें बदलाव आते हुए हमें दिखता है। और भारत में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि होती है, गहन जीविका कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है। ये क्या होती है उनको डिटेल से समझेंगे। हम ये देखते हैं कि भारत में बहुत प्राचीन समय से खेती होती आ रही है। उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत में ये जो खेती है वो समय के हिसाब से बदलती गई है। 1000 साल पहले खेती करने का तरीका अलग था, 500 साल पहले खेती करने का तरीका अलग था, 200 साल पहले अलग था, 100 साल पहले अलग था, 50 साल पहले अलग था, और वर्तमान समय में हमें खेती करने का एक अलग तरीका देखने को मिलता है। चलिए, तो भारत में दोस्तों सबसे पहले तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों भारत के अंतर्गत मौजूद सबसे ज्यादा मशहूर जो हमारा ये खेती करने का तरीका है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के नाम से पुकार रहे हैं। इस पूरे का नाम क्या है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो खेती है, ये आप देखते हैं कि कोई किसान भाई है हमारा, और कोई किसान क्या है दोस्तों, एक छोटे से खेत के अंदर क्या करता है दोस्तों, जब खेती करता है, कि कोई किसान अगर किसी छोटे से खेत के अंदर क्या कर रहा है दोस्तों, खेती करता है या फिर अपनी फसल को उगाता है या फिर कृषि करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसमें क्या करता है दोस्तों, उतना ही उत्पादन किया जाता है जिससे उस किसान का क्या हो सके दोस्तों, परिवार का पेट भर सके। तो कोई किसान किसी खेत में, छोटे से भूभाग में इतनी फसल को उगाता है जिससे उसके परिवार का पेट भर सके, है ना, जमीन के छोटे टुकड़े पर। और इसके अंदर जो औजार यूज किए जाते हैं वो काफी पुराने होते हैं। जैसे आप देखिए कि यहां पर लकड़ी के हल का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब एक किसान छोटी सी जमीन पर इतनी फसल को उगाता है जिससे उसके परिवार का पेट भर सके, और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि वो पुराने जो हमारे औजार होते हैं, लकड़ी के जो हमारे हल होते हैं, उसका प्रयोग करता है, और इस प्रकार की खेती में पूरा परिवार भी आप देखते हैं कि उस किसान का साथ देता है, तो उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसको हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के नाम से पुकारते हैं। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में इतनी ही फसल उगाई जाती है जिससे किसान अपने परिवार का पेट पाल सके। बहुत छोटी सी जगह पर इसको खेती को किया जाता है। इसमें पुराने प्रकार के जो औजार होते हैं उनका प्रयोग होता है, और परिवार के सदस्य भी किसान की इसमें मदद करते हुए हमें दिखते हैं। अच्छा, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत देखें कि दोस्तों ये जो है ये पूरे तौर पर मानसून पर यानी कि बारिश पर टिका होता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो आप देखते हैं कि दोस्तों इस प्रकार की फसल में ज्यादा उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारी ये जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है ये पूरे तौर पर बारिश या फिर मानसून पर हमें टिकते हुए दिखती है। और अगर आप देखते हैं कि बारिश अच्छी होती है और जलवायु उपयुक्त होती है तो आप देखते हैं कि ज्यादा फसल को उगाया जाता है। तो जो किसान होते हैं वो जलवायु के हिसाब से, गर्मी होती है तो गर्मी वाली फसल उगाते हैं, सर्दी होती है तो सर्दी वाली फसल उगाते हैं। तो आप देखते हैं कि जलवायु के हिसाब से किसान फसलों को उगाते हैं। बारिश अगर अच्छी होती है तो उत्पादन अच्छा हो जाता है। छोटे खेत में सिर्फ परिवार का पेट भर सके, किसान का खुद का पेट भर सके, पुराने औजारों का जब प्रयोग कर फसल को उगाया जाता है तो उसको हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के नाम से पुकारते हैं। और भारत में खेती करने का ये सबसे पहला तरीका हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में खेती करने का जो दूसरा स्वरूप या फिर जो दूसरा तरीका हमें दिखता है दोस्तों,
उसको हम लोग पुकार रहे हैं कर्तन दहन प्रणाली। अगर इस शब्द को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सर किस शब्द को, अरे आपसे कह रहा हूं, हाँ आपसे ही कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप लोग इस शब्द को ध्यान से देखेंगे जहां पर यह शब्द लिखा है दहन, है ना, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दहन। दहन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं होली का दहन होती है, होली के टाइम पर आप देखते हैं ना होलिका को जलाया जाता है ना, आग लगाई जाती है। तो भाई भारत के अंदर आप देखते हैं कि बहुत से बार इस प्रकार से भी फसल को उगाया जाता है कि हम आग लगाकर खेती करते हैं और इसको कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। सर आग लगाकर खेती की जाती है, हाँ। अब देखो यहां पर होता क्या है, देखते हैं कि भैया जी एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े पर छोटी मोटी खरपतवार मौजूद है। खरपतवार का मतलब कि छोटी छोटी घास फूस मौजूद है। किसान उस जगह पर गया, उसने उस जगह पर जाकर क्या कर दिया दोस्तों, आग लगा दी। आग लगने के बाद वो जो पूरी छोटी छोटी घास या फिर खरपतवार थी वो राख में परिवर्तित हो गई। फिर उसी राख को क्या करता है दोस्तों, जो किसान होता है वो खाद के तौर पर प्रयोग में लाता है ना, और उसके बाद खेती करता है। तो कर्तन दहन प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि जमीन का कोई टुकड़ा है, वहां पर छोटी छोटी वनस्पतियां या फिर पेड़ पौधे मौजूद हैं, उसमें आग लगा दी जाती है किसान के द्वारा। अब आग लग जाने के बाद जो वो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको राख में परिवर्तित होते हुए दिखते हैं। फिर इसी राख को क्या किया जाता है दोस्तों, इसी राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, अर्थात इस राख को खाद बना दिया जाता है, इसी से खेती की जाती है। और इस प्रकार की जो फसल उगाई जाती है दोस्तों, आग लगाकर जो फसल उगाई जाती है उसे हम लोग कर्तन दहन प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, है ना। अच्छा, कर्तन दहन प्रणाली में आप लोग देखते हैं कि यहां पर जो किसान होता है वो मुख्य तौर पर क्या करता है, लगातार इसी जमीन पर खेती नहीं करता। वो जब तक इस जमीन के टुकड़े पर खेती करता है जब तक जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, जब तक जमीन उपजाऊ होती है, आप देखते हैं कि तब तक किसान उस जगह पर क्या करता है दोस्तों, अपनी फसल को उगाता है। और जैसे ही लगता है कि भैया जी अब इस जगह की जो जमीन की शक्ति है वो कम हो रही है, तो किसान इस जगह को छोड़कर नई जगह पर जाकर दोबारा से आग लगाकर खेती करता हुआ छोड़ देता है ना। तो आप देखते हैं कि इसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसी को हम लोग कर्तन दहन प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, जो भारत में दूसरे तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों हमारी फसल उगाने का तरीका है। अच्छा, अब ये जो किसान क्या करता है, जब किसी एक जमीन के टुकड़े पर आग लगाकर खेती करता है और फिर उस समय तक खेती करता है जब तक उसकी शक्ति बनी रहती है, और जब उसकी शक्ति उसे लगता है कि खत्म होने वाली है तो वो छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इससे दोबारा से वो जो जमीन होती है जिसको छोड़ दिया जाता है ना, तो उसकी शक्ति दोबारा से आपको आती हुई दिखती है, उसकी उत्पादकता आपको दोबारा से बढ़ती हुई दिख जाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है हमारी कर्तन दहन प्रणाली, जो भारत में बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो कर्तन दहन प्रणाली है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये जो आग लगाकर खेती की जाती है ये अलग अलग इलाकों में होती है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, और इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो मुख्य तौर पर हम लोग इसे कर्तन दहन प्रणाली के नाम से पुकार रहे हैं। अगर बात की जाती है दोस्तों, इसको एक और नाम है, इसको झूम खेती के नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा, इसको झूम खेती कहां कहां पर कहा जाता है दोस्तों, इसको झूम खेती हम लोग कहते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, है ना, इन सभी राज्यों के अंदर इसको झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामूल खेती के नाम से पुकारा जाता है। बस्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर इसको दीपा के नाम से पुकारा जाता है। सर दीपा तो हमारी क्लास में पढ़ती है, रोल नंबर 16। अरे वो वाली दीपा नहीं भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है ना, वहां पर आप लोग देखते हैं कि इसे बेवर और दहिया के नाम से पुकारा जाता है। भारत में हमारा जो दक्षिण भारत है, हम देखते हैं जो हमारा दक्षिण भारत है, सदर्न इंडिया है, वहां पर इसे पोंडू या फिर पेंडा के नाम से पुकारा जाता है। उड़ीसा के अंदर इस प्रकार की जो फसल उगाई जाती है उसे पामा, दाबी या फिर कोमन या फिर बरीगा कहा जाता है। पश्चिम के जो हमारे घाट हैं, अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें, हमारे ये जो वेस्टर्न घाट्स कहलाते हैं दोस्तों, वहां पर इसे कुमारा कहा जाता है। राजस्थान के अंदर इसे हम लोग वलारे या फिर वाल्टे के नाम से पुकारते हैं, और हिमालय का जो एरिया है ना, हिमालयन जो हमारे ऊपर के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसे खी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि इस फसल के नाम है। तो आपको मुख्य तौर पर किन किन को याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके एग्जाम के परिवेश में हद से ज्यादा आपको महत्वपूर्ण दिखेंगे। तो झूम खेती के बारे में पता होना चाहिए, पामूल के बारे में पता होना चाहिए, दीपा के बारे में पता होना चाहिए, और पोंडू। तो ये 4 महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनके बारे में पता होना चाहिए। इन फसलों के क्या नाम है और इनको कहां कहां पर किस नाम से पुकारते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो भारत के अंदर मौजूद अब तक की फसलों के जो हमारे 2 स्वरूप रहे थे दोस्तों, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने मोटे मोटे तौर पर आप सभी के साथ कर्तन दहन प्रणाली और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा। अब भारत में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग तीसरे प्रकार की भी हमारी फसल को उगते हुए देखते हैं, है ना। भारत में तीसरे तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि फसल को उगाया जाता है, और इसको किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो गहन जीविका कृषि है,
ये एक बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं दोस्तों। गहन जीविका कृषि आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े खेतों में की जाती है। तो बड़े बड़े खेतों में जो खेती की जाती है और जहां पर बहुत ज्यादा आबादी होती है, ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा आबादी है और बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इस प्रकार की जो फसल उगाई जाती है दोस्तों, उसको हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसी कृषि जो बहुत आप देखते हैं कि जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जा रही है और बड़े बड़े खेत वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े खेत मौजूद हैं, इसको हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से पुकारते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि इस प्रकार की फसल में आप देखते हैं कि रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी की आप देखते हैं कि सुविधा को रखा जाता है ताकि ज्यादा उत्पादन किया जा सके। गहन का मतलब क्या होता है दोस्तों, गहन का मतलब होता है ज्यादा, है ना। तो गहन जीविका कृषि बहुत बड़े बड़े खेतों में होती है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। यहां पर आप लोग देखते हैं कि केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई की भी अच्छी सुविधा देखने को मिलती है। अच्छा, गहन जीविका कृषि की ना दोस्तों कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, गहन जीविका कृषि की कुछ समस्याएं हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गहन जीविका कृषि में जब जमीन का बंटवारा होता है ना दोस्तों, तो आप देखते हैं कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जमीन आती है तो वो आपको कम होते हुए दिखती है। जैसे आप मान लीजिए कि भैया जी एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति के पास आप देखते हैं कि दोस्तों मान लीजिए कि हम 100 एकड़ जमीन है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस अंकल के 2 बच्चे हमें होते हुए दिखते हैं, ठीक है। इनका एक बच्चा हुआ ये और उसका दूसरा बच्चा हुआ ये। आप देखते हैं कि अंकल के पास थी 100 एकड़ जमीन, अब इन्होंने अपने दोनों बच्चों में जमीन को बांट दिया, तो अब दूसरी जनरेशन में हम देखते हैं कि 50-50 एकड़ जमीन हमें आती हुई दिखती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के भी आप देखते हैं कि एक एक बच्चा हुआ, ठीक है। अब आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, 50 थी, अब आप देखते हैं कि इन्होंने 50 को क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि इन्होंने फिर अपने बच्चों के अंदर इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि दोस्तों 25 एकड़ इसको मिल गई, ठीक है। और आप देखते हैं कि दोस्तों जो 25 एकड़ थी वो आप देखते हैं कि इन्होंने फिर इनका बच्चा हुआ, तो आप देखते हैं कि 25 एकड़ इन्होंने इस बच्चे को दी। समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। फिर यहां पर आपको दिखता है कि इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है। इसके बाद ये 50 एकड़ थी तो इसने 25 एकड़ एक को दी, फिर इसके बाद 25 एकड़ इन्होंने एक बच्चे को दी। फिर जब इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं कि फिर वो 12.5 एकड़ 12.5 एकड़। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती हैं, आप देखते हैं कि जो जमीन का आकार था वो धीरे धीरे कम होता चला जाता। तो शुरुआती जनरेशन के पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है तो जो भूखंड का आकार था वो आपको दिखता है कि कम हो जाता है। और जब जमीन छोटी हो जाती है तो आप उस पर ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। तो अगर ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपके लिए अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बहुत से किसान जो पहले गहन जीविका करते थे, जिनके पास बड़े बड़े खेत थे, जनरेशंस के हिसाब से जब इनके पास जो उनकी नई जनरेशंस आई, जो नई पीढ़ियां आई, उनके पास बहुत कम जमीन रह गई, वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाए और फिर उन्होंने किसानी को ही छोड़ दिया और फिर वो रोजगार की तलाश में शहरों में आकर मजदूरी का काम करते हुए हमें दिखते हैं। तो गहन जीविका के अंतर्गत दोस्तों आप देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की समस्या हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ये पूरी की पूरी समस्या हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो भारत के अंदर खेती करने का ये तीसरा तरीका था जिसे हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से पुकार रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में हमने प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में देखा, हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया जो भारत में खेती की जाती है उन तीनों को 3 स्वरूपों में देख लिया। अब चौथा जो भारत में खेती करने का तरीका है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, है ना। इसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं या फिर हम लोग इसे व्यापारिक कृषि के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसे कुछ भी कहा जा सकता है। भैया जी इस कृषि का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, व्यापार करना यानी कि बिजनेस करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसी कृषि, ऐसी खेती जिसका उद्देश्य होता है कि जो भी फसल पैदा हो उसको क्या करना है, उसको बेचना है, उसकी बिक्री करनी है, उसका व्यापार करना है। तो ऐसी फसल, जिस फसल को उगाते समय किसान को पता है कि भैया जो भी पैदा होगा ना, इसको पूरे तौर पर मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको बेचना है, इसको बेचूंगा पैसा आएगा, तो उसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि या फिर व्यापारिक कृषि के नाम से पुकारते हैं। और इस प्रकार की कृषि में आप लोग देखते हैं बहुत ही आधुनिक सामान के जो तत्व होते हैं वो यूज होता है। देखिए बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये इंसान है, मनुष्य है, इनसे इतने बड़े बड़े आकार के आप देखते हैं दोस्तों के ट्रैक्टर्स। तो जो हमारी व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें बड़े स्तर पर आधुनिक प्रकार के जो आप देखते हैं कि औजार होते हैं, है ना, जो हमारे टूल्स होते हैं उनका प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग होता है, अच्छे बीजों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, अच्छी पैदावार इसके अंतर्गत की जाती है, अच्छे खाद का प्रयोग होता है, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य होता है कि भैया जी जो भी चीज पैदा होगी उसको हमें बेचना है और उसको बेचने के बाद लाभ को प्राप्त करना है।
और इस कृषि में हम लोग देखते हैं कि आधुनिक प्रकार के साजो सामान का प्रयोग होता है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है, अच्छे बीजों का प्रयोग होता है, अच्छे केमिकल का प्रयोग होता है। इसे हम लोग व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि के नाम से पुकारते हैं। अगर बात की जाए हमारे प्यारे भारत के संदर्भ में, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के बहुत से राज्य हैं जहां पर हमें इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। बात की जाए हमारा पंजाब राज्य हो, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा हरियाणा राज्य हो, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो हमारे आप देखते हैं कि जो क्षेत्र हुए है ना, यूपी जो हुआ दोस्तों, इन राज्यों के अंतर्गत बिहार जो हुआ, तमिलनाडु जो हुआ, तो इन राज्यों में हम लोग देखते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर व्यापारिक या फिर आप देखते हैं कि हमारी वाणिज्यिक कृषि को किया जाता है। ठीक है, तो जो भी फसल इन राज्यों में उगाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसको हमें बेचना है। तो भारत में की जाने वाली दोस्तों हमारी जो 4 प्रकार की आप देखते हैं कि फसलों के तरीके रहे थे कि किस तरीके से फसलों को उगाया जा रहा था, वो तो हमने समझा। अब 5वां तरीका भी है दोस्तों फसल को उगाने का, इसको हम लोग देखते हैं और काफी महत्वपूर्ण ये हमारा तरीका बनता है। पेपर में यहां से हम देखते हैं कि बहुत बार सवाल को पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो भारत में फसल को उगाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है दोस्तों, 5वां तरीका है ना। ये क्या है दोस्तों, जिसे हम लोग रोपण कृषि के नाम से पुकारते हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि अगर मुझे किसी फसल को उगाना है, अगर मुझे किसी फसल को लगाना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे पास होंगे बीज, है ना। मैं इन बीज को क्या कर दूंगा, मैं इन बीज को बो दूंगा और बीज के बो जाने के बाद आप देखते हैं कि छोटे छोटे पौधे निकलेंगे और उससे मैं फसल को उगाऊंगा। तो अधिकतर हम लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों, फसल को उगाते हैं कि आपके पास बीज होता है तो उस बीज को आप बो देते हैं और उसके बाद फिर आपकी फसल को उगाया जाता है। लेकिन फसल को पैदा करने का या फिर फसल को उगाने का एक और तरीका भी है जिसको हम लोग रोपण कृषि के नाम से पुकारते हैं। और रोपण कृषि में क्या होता है दोस्तों, रोपण कृषि में हम लोग बीज का प्रयोग नहीं करते। तो भाई क्या करते हैं, हम बीज की जगह क्या करते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे प्रकार के आप देखते हैं कि पौधों को लगाया जा रहा है। जो किसान होता है आप देखते हैं कि क्या करता है दोस्तों, बीज की जगह पौधों को लगाकर खेती करता है, उसी को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि में आप देखते हैं कि जो फसल उगाई जाती है उसमें बीज सीड्स का प्रयोग नहीं होता, उसके बदले छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता है और उसके जरिए जो हम खेती करते हैं, जो उगाते हैं, उसको हम लोग रोपण कृषि के नाम से पुकारते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि होती है रोपण कृषि के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत अच्छे कारीगरों की जरूरत होती है। और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो रोपण कृषि है ना दोस्तों, इसमें जो भी फसल को उगाया जाता है वो अधिकतर बेचने के उद्देश्य से ही बनाई जाती है। तो रोपण कृषि में हम देखते हैं कि यहाँ पर बीजों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पौधों को लगाकर हम लोग फसल को उगाते हैं। और इस प्रकार की फसल में अगर हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि बहुत अच्छे तरीके से जो चीजें लगाई जाती हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, अच्छे कारीगरों की जरूरत होती है। और उसी के साथ साथ रोपण कृषि के जरिए जो भी फसल पैदा होती है उसको हम लोग बेचने के उद्देश्य से ही लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हम लोग रोपण कृषि को करते हुए देखते हैं, ये हम लोग यहां पर देखते हैं। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों, बहुत सारी जो हमारी फसल है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि उसको लगाया जाता है। जैसे अगर आप लोग देखें कि दोस्तों ये जो हमारी चाय है ना, चाय को भी हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको लगाते हैं। कॉफी हुई, रबड़ हुई, गन्ना हुआ, केला हुआ, ये सभी क्या है दोस्तों, रोपण कृषि की मुख्य फसल हमें देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए दोस्तों कि जो भारत में चाय का उत्पादन है तो वो हमें कहां पर दिखता है दोस्तों, भारत में जो हमारा ये चाय का उत्पादन है ये हमें असम राज्य में, उसी के साथ साथ आप देखते हैं उत्तरी बंगाल, ये जो हमारा दार्जिलिंग नामक क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। और भारत में कॉफी जो है दोस्तों आप देखते हैं कि वो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। तो रोपण कृषि में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रोपण कृषि के अंतर्गत हम लोग बीज का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम लोग छोटे छोटे पौधों को लगाकर क्या करते हैं दोस्तों, फसल को उगाते हैं और इसी को हम लोग रोपण कृषि के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो भारत में फसलों को उगाने के ये कुछ 5 तरीके रहे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये जो पांचों के पांचों तरीके थे, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, कर्तन दहन प्रणाली, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि, ये अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ चीजों को डिस्कस करेंगे और काफी मजेदार तरीके से क्या करते चलेंगे दोस्तों, हम लोग भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें रही हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुर्सी की बेटी मान लीजिए, बहुत मजेदार तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो आकार के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से हम लोग वर्तमान समय में नंबर 1 पर आते हैं। भैया जी, भारत के लोग नंबर 1 पर आ गए हैं, देखिए, है ना। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में इतने बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा आकार है देश का,
और यहाँ की जलवायु भी हमें अलग दिखती है। कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सर्दी है, कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं का तापमान बहुत ज्यादा सामान्य रहता है, एक जैसा ही रहता है। तो भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं ना, वो मौसम के आधार पर उगाई जाती हैं। भारत में जो फसलों का उत्पादन होता है वो हम मौसम के आधार पर देखते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है शस्य प्रारूप। आपके पेपर में इस शब्द को रख दिया जाएगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सर जी आप बताए नहीं थे, पेपर में आ गया। भाई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए शस्य प्रारूप का मतलब क्या होता है? शस्य प्रारूप का मतलब है कि जो हमारी फसलें होती है ना, उनको हम लोग मौसम के अनुरूप उगाते हैं। यानी कि हम लोग सर्दी के अनुसार, गर्मी के अनुसार और बारिश के अनुसार उसको उगाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शस्य प्रारूप कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो फसलें उगती हैं वो ऋतु के अनुसार उगती हैं। ठीक है, अब एक एक कर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी के साथ ये जो हमारी शस्य प्रारूप है इनकी अलग अलग चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में रबी की फसलों को उगाया जाता है। तो जो फसलें हम लोग जाड़े के महीने में उगाते हैं, जो हमारी जाड़े होते हैं, सर्दी का जो हमारा समय होता है, सर्दी के समय में, सर्दी की ऋतु में दोस्तों जो हम लोग अपनी फसलों को उगाते हैं उनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? उनको हम लोग रबी की फसलों के नाम से पुकारते हैं। जब आप सर्दी के समय में भैया जी क्या करते हैं, जिस फसल को उगाते हैं उसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों? उसको हम लोग जाड़े की फसल के नाम से आप देखते हैं कि पुकारते हैं, है ना। और इसको जाड़े यानी कि सर्दी की फसल के नाम से भी कहा जाता है। तो इसकी जो बुआई होती है, इसको बोआ कब जाता है दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में सर्दी हो चुकी होती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जिस फसल को हम लोग उगाते हैं उसको रबी की फसल कहा जाता है। और इसकी कटाई कब हो जाती है दोस्तों? अप्रैल से जून के महीने में हो जाती है। तो फसल जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है उसे रबी कहते हैं। रबी की फसल को हम लोग अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोते हैं, और इसकी कटाई आप देखते हैं कि अप्रैल से जून के महीने में हमें होती हुई दिखती है। दूसरी जो हमारी फसल का रूप है दोस्तों, है ना, दूसरी जो हमारी फसल का रूप है, इसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? इसे हम लोग कह रहे हैं खरीफ। अच्छा, खरीफ क्या है दोस्तों? खरीफ गर्मी में उगाई जाती है। तो वो फसल जिसको हम लोग गर्मी के आप देखते हैं कि ऋतु में उगाते हैं, है ना। गर्मी है भैया, आप देखिए दोस्तों सूरज चहचहा रहा है, तो ऐसी हमारी फसल जिसको हम लोग गर्मी के समय में बोते हैं, है ना, उसको हम लोग गर्मी की फसल या फिर आप देखते हैं कि उसको खरीफ के नाम से पुकारा जाता है। भारत के अंतर्गत आप लोग देखें दोस्तों कि खरीफ की जो बुआई होती है वो जुलाई में हो जाती है। तो जुलाई के महीने तक गर्मी आ चुकी होती है, तो जुलाई में आप देखते हैं कि जब हम लोग जिस फसल को उगाते हैं उसको हम लोग खरीफ की फसल के नाम से पुकारते हैं। और इसकी कटाई आप देखते हैं कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में हो जाती है। तो बोया कब जाता है? जुलाई में, और इसकी कटाई आप लोग देखते हैं कि अक्टूबर के महीने तक हमें होते हुए दिखती है। तो खरीफ गर्मी में बोई जाती है फसलें, रबी सर्दी में बोई जाती हैं। कब कब इनके महीने हैं उनको भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि भारत में रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। हमारे प्यारे भारत के अंदर रबी की कौन कौन सी फसलें हैं उनको हम लोग देखते हैं। रबी की फसलें अर्थात सर्दी में बोई जाने वाली फसलें। तो रबी में हम सर्दी में गेहूं को बोते हैं, मटर को बोते हैं, चना हुआ, सरसों हुई। हमारा गेहूं हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, सरसों हुई, ये सभी जो हमारी फसलें हैं दोस्तों, ये सभी हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। या फिर ये आप देखते हैं कि इनको सर्दी के समय में हम लोग बोते हैं। भारत में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर रबी की फसलें बोई जाती हैं? हमारा पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों ये सभी जो हमारी फसलें हैं वहां पर हम लोग अपनी रबी की फसलों को बोते हुए देखते हैं। खरीफ क्या है दोस्तों? खरीफ की फसलें वो होती हैं जिनको हम लोग गर्मी में बोते हैं। समझ में आ गया ना आपको? जी हाँ। और गर्मी में कौन कौन सी फसलों को बोया जाता है? गर्मी में हम लोग धान का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो चावल है ना, चावल को ही हम लोग धान कहते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा चावल होता है दोस्तों पौधे में, फिर इसको जब निकाला जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमारा धान यानी कि चावल हुआ, हमारी मक्का हुई, है ना। आप देखते हैं कि हमारा कॉर्न हुआ, हमारा बाजरा हुआ, मूंग की दाल हुई, तूर की दाल हुई, मूंगफली हुई, सोयाबीन हुआ। ये सभी जो हमारी फसलें हैं इनको गर्मी में हम देखते हैं कि बोया जाता है, और इसीलिए हम लोग इनको खरीफ की फसलों के नाम से पुकारते हैं। तो खरीफ की फसलें चावल हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, आप देखते हैं कि उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और भारत में आप लोग देखते हैं कि इनको भी भारत के अलग अलग राज्यों में बोया जाता है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो भारत में मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा असम राज्य हुआ, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र हुआ, उसी के साथ आंध्र प्रदेश राज्य हुआ, उसी के साथ तमिलनाडु राज्य हुआ, महाराष्ट्र राज्य हुआ, केरल राज्य हुआ। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उनको क्या किया जाता है दोस्तों? मुख्य तौर पर उगाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो अब तक हमने भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें रही थी मौसम के आधार पर, रबी जो सर्दी में उगाई जा रही हैं, खरीफ जो गर्मी में उगाई जा रही हैं, उनको देखा।
अब भाई सर्दी और गर्मी के अलावा भी तो भारत में मौसम है ना, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? ऐसी हमारी फसल है ना, आप देखते हैं कि रबी और खरीफ के मौसम के बीच में जो उगाई जाती है फसल, उसे हम लोग जायद कहते हैं। जायद मतलब जो आप लोग देखते हैं दोस्तों, जो बरसात वाला समय होता है ना हमारा, बरसात के समय में हम लोग जिन फसलों को उगाते हैं उनको हम लोग जायद फसलों के नाम से पुकारते हैं। और भारत में मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे फल होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि तरबूज हुआ, जैसे आप देखते हैं कि तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ये सब्जियां हुई, ये सभी क्या है दोस्तों? ये हमारी जायद फसलें थी। तो शुरुआती समय में तो ये सिर्फ आप देखता है कि बरसात के समय में ही बोई जाती थी, लेकिन अब तो ये हमें साल के 12 महीने में उगती हुई दिखती हैं। ठीक है। और गन्ना जो होता है ना दोस्तों, गन्ना, वो भी आप देखते हैं कि इसी मौसम में इसको हमें लगाया हुआ दिखता है। और फिर अब धीरे धीरे क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है, तो अब इसको साल के 12 महीने में इन फसलों को दिखता है। तो हमें खीरा साल के 12 महीने में दिख जाएगा, हमें सब्जियां साल के 12 महीने में दिख जाएंगी, हमें चारे वाली फसलें भी साल के 12 महीने में दिख जाती हैं। तो जायद वो फसलें जिनको हम लोग बरसात के, है ना, खरीफ और रबी के बीच के मौसम में बोते हैं, उसको जायद कहते हैं। शुरुआती समय में आप देखते हैं कि ये सिर्फ अपने ही काल में उगाई जाती थी, अपने ही समय में, लेकिन मांग बढ़ने की वजह से अब इनको साल के 12 महीने में आप देखते हैं कि लोगों के द्वारा उगाया जा रहा है। तो भारत में फसलों का जो रूप है दोस्तों, है ना, मौसम के अनुरूप रहा, ऋतु के अनुरूप रहा। और हमने सर्दी, गर्मी, बरसात, रबी, खरीफ और जायद के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी फसलें हैं, कहां कहां पर उगाई जा रही हैं, क्या क्या उनके नाम रहे, उनको हमने समझा। अब बढ़ते हैं आगे। यहां से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारी फसलें रही हैं, है ना, उनको एक एक कर कर अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत मजेदार तरीके से हर बिंदु को हमें समझते चलना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पर हमारे सामने बिंदु रखा जा रहा है दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे हैं चावल। ठीक है। अधिकतर लोगों को खाने में पसंद है भैया, हमारा भी बहुत ही फेवरेट है ना। चावल कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, जब इसको उगाया जाता है तो कुछ ऐसा होता है, निकालने के बाद कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। इसे हम लोग चावल या फिर धान के नाम से भी पुकारते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, धान को ही चावल कहा जाता है। अच्छा, पेपर में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा, है ना, भारत में सबसे ज्यादा आप देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कौन उगाता है? तो चीन। चीन के बाद हमारा भारत आप देखते हैं कि चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर हमें आता हुआ दिख रहा है। चावल की अगर आपको खेती करनी है तो आपके पास 25 डिग्री से ज्यादा का अधिक तापमान होना चाहिए, ऐसी जगह जहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। यानी कि आप देखते हैं कि थोड़ी गर्मी वहां पर होनी चाहिए, गर्मी तो हो, लेकिन उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर एक साल में 100 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होनी चाहिए। तो गर्मी वाला क्षेत्र, उसी के साथ साथ जहां पर अच्छी बारिश होनी चाहिए, वहां पर हम देखते हैं कि हम लोग धान या फिर चावल की खेती भारत के अंतर्गत कर सकते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पेपर में यहां से सीधे सीधे सवाल आप देखते हैं कि दोस्तों बनते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पर 25 डिग्री से ज्यादा का तापमान है लेकिन पानी नहीं है, तो क्या वहां पर हम लोग चावल नहीं उगा सकते? नहीं भाई, उगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान 25 डिग्री से ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग सिंचाई की व्यवस्था की मदद से, है ना, नहरों के जरिए पानी पहुंचाकर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी जो चावल है उसको आप देखते हैं कि उसको उगाया जा सकता है। तो भारत में इसको भी हम देखते हैं कि उगाया जा रहा है। भारत में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारी ये फसल उगाई जा रही है चावल की? तो अगर आप लोग देखें दोस्तों कि भारत की चावल के अंतर्गत हम लोग देखें कि हमारा ये पंजाब वाला एरिया हुआ, उसी के साथ हरियाणा वाला एरिया हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि राजस्थान का भाग हुआ। ठीक है। इन सभी इलाकों में आप लोग देखते हैं कि दोस्तों नहरों की मदद से क्या किया जा रहा है, तापमान ज्यादा है लेकिन पानी इतनी ज्यादा उपस्थिति में नहीं है, तो यहाँ नहरों की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, चावल या फिर धान का उत्पादन हमें यहां पर इन इलाकों के अंतर्गत हम देखते हैं कि किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। भारत के अंतर्गत एक और हमारी खाने वाली फसल है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग गेहूं के नाम से पुकारते हैं। गेहूं कुछ दिखने में इस तरीके से होता है, गेहूं की रोटी बनती है ना, और इस रोटी को अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, बड़े चाव से खाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खाते हैं। अगर आपको गेहूं का उत्पादन करना है तो गेहूं के उत्पादन के लिए क्या क्या उपयुक्त विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर गेहूं का उत्पादन करना है तो ऐसी जगह चाहिए जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होनी चाहिए। बारिश को हमेशा हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। ऐसा इलाका जहां पर एक साल में 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश हो, है ना। और ऐसे इलाके में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर आप लोग देखते हैं कि वहां पर अच्छे तरीके से हम लोग गेहूं की फसल को क्या कर सकते हैं दोस्तों, उगा सकते हैं। अच्छा, ये जो गेहूं की फसल होती है ना, आप देखते हैं कि ये पाला पड़ने से, पाला का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओस, है ना। रात के समय में बादल से आप देखते हैं कि कुछ बूंदे आके गिरती हैं, तो पाला पड़ने की वजह से, ओस पड़ने की वजह से गेहूं की फसल को आप देखते हैं कि बहुत बार नुकसान होता हुआ भी देखा गया है।
भारत के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, उनको एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो भारत में अगर बात की जाए दोस्तों, हमारा पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, उसी के साथ बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, है ना, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हुए, इन इलाकों के अंदर हम लोग देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर भारत में इन क्षेत्रों में किया जाता है। उसी के साथ साथ जहां पर काली मिट्टी देखने को मिलती है, यानी कि महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जो गेहूं है उसका उत्पादन हमें करते हुए देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहां तक तो हमने भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारी दो फसलें रही थी, चावल और गेहूं, उनकी विशेषताओं को देखा। कितने तापमान की जरूरत है, कैसी जलवायु की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है, उसको हमने देखा। अब लेके चल रहे हैं भारत के अंतर्गत मौजूद एक और महत्वपूर्ण प्रकार की हमारी फसल के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जिसे हम लोग कह रहे हैं मोटे अनाज, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे सामने हमारे मोटे अनाज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे ये जो मोटे अनाज होते हैं ना दोस्तों, भारत में इनको भी बड़े स्तर पर उगाया जाता है। और मोटे अनाज मतलब आप देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 नाम है। ज्वार, यहां पर आप देख पा रहे हैं ज्वार, उसी के साथ बाजरा और रागी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या है, ये कहलाते हैं हमारे मोटे अनाज। इनको मोटे अनाज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर आप देखते हैं कि ये मोटे होते हैं, है ना। उसी के साथ साथ इनमें पोषक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो पोषक तत्वों की मात्रा मामले में ये बहुत अच्छी मात्रा को रखते हैं। ये कहलाता है हमारा ज्वार, बाजरा और रागी। ये मोटे अनाज है, मोटे होते हैं, और आप देखते हैं कि इनके अंदर पोषक तत्वों की बहुत अच्छी मात्रा हमें देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इनकी एक एक विशेषता को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्वार के मामले में। तो ज्वार जो है दोस्तों दिखने में कुछ इस तरीके से होता है ना। और आप देखते हैं कि ज्वार का उत्पादन अगर देखा जाए तो भारत में जो हमारा महाराष्ट्र राज्य, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, हमारा ये जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि ज्वार के बाद हमारा कर्नाटक राज्य हुआ, हमारा आंध्र प्रदेश राज्य हुआ, है ना। इन क्षेत्रों में भी और मध्य प्रदेश राज्य में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज्वार के उत्पादन को होते हुए देखते हैं। ज्वार के उत्पादन के लिए आर्द्र क्षेत्र, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना तो बहुत ज्यादा ठंडा, संतुलित तापमान आपको होना चाहिए, वहां पर हम लोग ज्वार की खेती कर सकते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में ऐसा ही तापमान देखने को मिलता है, और यहाँ पर सिंचाई की जरूरत भी नहीं होती। तो कम पानी में एक संतुलित तापमान में, ना तो ज्यादा गर्मी हो ना तो ज्यादा ठंडी हो, वहां पर ज्वार को उगाया जाता है। और ये पोषक तत्वों से पूर्ण एक प्रकार की फसल है, जो बहुत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि भारत में लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो भारत में वो कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपको दिखा देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष में नहीं रहे, है ना। एक एक कर हम लोग उसको देख लेते हैं। तो भारत में हमारा ये जो महाराष्ट्र राज्य है, ये तो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है दोस्तों, ज्वार का उत्पादन कर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हुआ, आप देखते हैं कि कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ। अधिकतर वो क्षेत्र जो समुद्र के पास है ना, जो संतुलित जलवायु रखते हैं, वहीं पर आप देख रहे हैं कि वहीं पर बड़े स्तर पर ज्वार का उत्पादन हमें होता हुआ दिख रहा है। और सबसे ज्यादा हमें महाराष्ट्र राज्य में होते हुए दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आप सभी को लेके चलते हैं ज्वार से भारत की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मोटे अनाज की फसल की तरफ, जिसे हम लोग बाजरा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब दिखने में भैया जी जो हमारी ये फसल है दोस्तों, हमें किस नाम से दिख रही है, हमें ये मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि बाजरे के नाम से दिख रही है। ठीक, और ये जो बाजरा है दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसका प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि मोटे तौर पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बाजरा है, ये भारत के अंदर मौजूद एक बहुत ही क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये एक मोटे अनाज की फसल है ना। और ये दो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास हमें पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक, भारत के अंदर बाजरा जो है दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो जो हमारा राजस्थान राज्य है, सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि जो उत्पादन है ना दोस्तों, किस चीज का सबसे ज्यादा जो हमारे बाजरे का उत्पादन है, आप देखते हैं कि वो राजस्थान के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। तो बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में उग रहा है। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों किस चीज की, कि जो हमारा ज्वार है वो हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अच्छा, बाजरे को हम देखते हैं कि लोग खुद भी खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इससे रोटी वोटी भी बनाई जाती है। और इसको आप देखते हैं कि जानवरों को चारे के तौर पर भी या फिर पक्षियों को चारे के तौर पर भी इसको दिया जाता है। भारत में बाजरे के कुछ और भी राज्य हैं, जैसे यूपी हुआ, हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश हुआ, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा हरियाणा राज्य हुआ, गुजरात हुआ। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि बाजरे का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक, तो मोटे अनाज से मौजूद हमारा ये था बाजरा। डिस्कशन करते हैं मोटे अनाज का ही एक और प्रारूप दोस्तों, है ना। भारत के अंदर हमारे मोटे अनाज से रिलेटेड एक और हमारा तत्व देखने को मिलता है, जिसे हम लोग रागी के नाम से पुकारते हैं। दिखने में कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसकी फसल होती है,
और कुछ छोटे छोटे आप देखते हैं कि ये जो हमारे तंतु हैं या फिर जो रागी के बीज हैं ये हमें निकलते हुए दिखते हैं। अब ये जो हमारा रागी है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर रागी को अगर आपको उगाना है तो वो ऐसी जगह पर उगता है जहां पर हमें लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ ऐसे इलाके जहां पर काली मिट्टी भी देखने को मिलती है ना, काली मृदा, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी हम रागी का उत्पादन करते हुए देखते हैं। और रागी के उत्पादन में अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा महाराष्ट्र राज्य था वो हमें टॉप पर दिखता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तमिलनाडु राज्य हमें देखने को मिलता है। चलिए एक बार क्विकली हम लोग क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं कि अब तक हमने मोटे अनाज से संबंधित किन किन बातों को समझने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अगर हम लोग भारत में बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारे मोटे अनाज हैं वो भारत में कहां कहां पर किस किस तरीके से किस किस प्रारूप में हमें देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर जो हमारा राजस्थान राज्य है यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारा जो बाजरा है वो यहां पर उत्पादित किया जा रहा है। उसी के साथ यूपी में भी उगता है, मध्य प्रदेश में भी उगता है बाजरा। बात की जाए दोस्तों हमारे ज्वार की तो आप देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य के अंदर उगाया जा रहा है। और वहीं पर बात की जाए हमारी रागी की तो वो भी आप देखते हैं कि वो भी हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही उगाया जा रहा है। मोटे अनाजों को मोटे अनाज इसलिए कहा जाता है कि ये मोटे होते हैं और इनके अंदर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है और इसीलिए इनको हम लोग मोटे अनाज के तौर पर देखते हैं। इनको लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाते हैं अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अब हम लोग चीजों को जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा दोस्तों, वहां पर हम लोग चीजों को समझते हुए बात करने वाले हैं मक्का के बारे में, जिसे हम लोग मक्का भी कहते हैं। अब भारत के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों एक और प्रकार की फसल है जिसे खाने वाली फसल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है और इसको हम लोग मक्का या फिर आप देखते हैं कि मकई या फिर कॉर्न भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, है ना। तो भारत के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों मक्के का प्रयोग दोनों तरीके से होता है। मक्के को लोग खाते भी हैं और इसको चारे के तरीके से भी क्या किया जाता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपको मक्के को उत्पादित करना है तो मक्के का उत्पादन करने के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पर 21 से 27 डिग्री के आसपास का तापमान हो और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी हमें दिखनी चाहिए। तो अगर आपको मक्के का उत्पादन करना है ऐसी जगह जहां पर 21 से 27 डिग्री के आसपास का तापमान हो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वहां पर मौजूद हो, तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि मक्के का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मक्के का उत्पादन होता है दोस्तों, हमारा कर्नाटक हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आप लोग देखते हैं कि हम लोग मक्के का उत्पादन करते हुए देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। भारत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि देश में दालों को भी उत्पादित किया जाता है। भारत के अंदर बड़े स्तर पर मक्के का तो उत्पादन होता ही है, हम लोग दालों को भी बड़े चाव से खाते हैं और आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ दालें या फिर दालों के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग देखें दोस्तों तो भारत में हमें भिन्न भिन्न प्रकार की दालें देखने को मिलती हैं। भारत आप देखता है कि दाल के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है ना। सबसे ज्यादा जो दाल है उसका उत्पादन हमारे भारत में ही हमें देखता है कि दुनिया में हो रहा है और सबसे ज्यादा उसका उपभोग है ना, सबसे ज्यादा उसका यूज भी हम लोग ही करते हैं, है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों कि भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, आपको दिखता है कि दाल को उगाता है और सबसे ज्यादा हम लोग ही दाल को क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं, उसकी खपत करते हैं। सबसे ज्यादा दाल भी हम ही लोग खाते हैं। दाल को आप लोग देखते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से उगाया जाता है कि इसको अन्य फसलों के बीच में उगाया जाता है। मान लीजिए कि मैंने क्या किया दोस्तों, 4 महीने के लिए चावल को उगाया, है ना, या फिर आप देखते हैं कि दोस्तों आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर 4 महीने के लिए मैंने गेहूं को उगाया, ठीक है। अब 2 महीने के लिए या फिर आप देखते हैं कि 3 महीने के लिए जो बीच का समय हुआ उसमें हम लोग क्या करते हैं, दाल को उगाते हैं। तो 2 मुख्य फसलों के बीच का जो समय होता है उसमें अधिकतर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारी जो दालें होती हैं उनका उत्पादन करते हैं, है ना। तो हर 2 मुख्य फसलों के बीच में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी ये एक फसल होती है जो कहलाती है दाल, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादित करते हैं। भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर दाल हमें दिखती है दोस्तों उत्पादित होते हुए, उसको हम लोग देखते हैं। भारत में यूपी हुआ, उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश हुआ, हमारा राजस्थान राज्य हुआ, कर्नाटक राज्य हुआ, ये है ना, हमारा कर्नाटक राज्य हुआ। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दाल का उत्पादन होता है और दाल 2 मुख्य फसलों के बीच में उगाई जाने वाली हमारी एक फसल के तौर पर हमें दिखती है। भारत में एक और प्रकार की फसल होती है दोस्तों जिसको हम लोग खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। कौन सी ये फसल है, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्विकली समझने की कोशिश कर लेते हैं।
तो भारत में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा गन्ना है ना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और गन्ने को आप देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से देखा जाता है, जो फसल होती है इसको हम लोग शुगर केन के नाम से पुकारते हैं। अगर आपको गन्ने का उत्पादन करना है तो आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान हो, और वहां पर साल में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास तो बारिश होनी ही चाहिए। ऐसे इलाके जहां पर 100 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है, तापमान 21 से 27 डिग्री के आसपास का होता है, उसी को हम लोग गन्ने के नाम से पुकारते हैं। गन्ने के उत्पादन में आप लोग देखते हैं दोस्तों ब्राजील है ना, दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हमें होता हुआ दिखता है, और भारत आपको दिखता है गन्ने उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता हुआ हमें एक देश दिखता है। तो गन्ने के उत्पादन के लिए हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है 21 से 27 डिग्री के आसपास की। ऐसा क्षेत्र जहां पर 21 से 27 डिग्री के आसपास का तापमान है, बारिश 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वहां पर हमें गन्ने का उत्पादन होता हुआ दिखता है। और भारत दूसरे नंबर पर आता है, ब्राजील गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पर है। गन्ने के उत्पादन में भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो हमें नंबर 1 पर दिख रहे हैं? तो गन्ने के उत्पादन में हमें दिखता है हमारा यूपी और बिहार, ये 2 राज्य हैं जो हमें टॉप पर दिखते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। तापमान भी ज्यादा है, गर्म रहता है और बारिश भी अच्छी होती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारा कर्नाटक राज्य हुआ, आप देखते हैं कि हमारा तमिलनाडु राज्य हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारा बिहार राज्य हुआ, है ना, और पंजाब और हरियाणा राज्य भी है दोस्तों। यहां पर भी हम देखते हैं कि हमें गन्ने का उत्पादन होता हुआ दिखता है। तो ये सभी हमारे गन्ने उत्पादित राज्य हैं। सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में हमें उगता हुआ दिख रहा है। चलिए, कुछ और हमारी दोस्तों आप लोग देखते हैं कि फसलें हैं जो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि उगाई जाती हैं, जिनको खाने के तौर पर या फिर पीने के तौर पर मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं दोस्तों चाय। अब ये चाय की क्या कहानी है, इसको एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारी ये जो चाय है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि इसको मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि उगाया जाता है, और ये एक पेय पदार्थ है, यानी कि एक पीने वाला पदार्थ हमें दिखता है। इसको उगाने के लिए आप देखते हैं कि गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी जगह जहां की जलवायु गर्म है, वहां पर हम लोग चाय का उत्पादन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर हमें गर्म जलवायु मिलती है, गर्म तापमान दिख जाता है वहां पर, और जहां की मिट्टी गहरी होनी चाहिए, है ना। मिट्टी जहां की गहरी हो, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहां की मिट्टी हमें गहरी दिखती है, और वहां पर पानी भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो मिट्टी गहरी हो, ढलान होनी चाहिए और पानी की अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए, वहीं पर चाय का उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की या फिर श्रम की जरूरत होती है। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि चाय के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता हमें पड़ती हुई दिखती है। ठीक, तो ये हमें एक चाय की फसल के बारे में हम लोगों ने देखा। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, यहां से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तिलहन के बारे में। तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों एक और प्रकार की फसल है जिसे हम लोग तिलहन कहते हैं। और तिलहन जो है ना दोस्तों, इनके उत्पादन में हमारा भारत क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ा देश माना जाता है। अब ये तिलहन क्या होते हैं, इनको समझने की सबसे पहले हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि तिलहन से क्या तात्पर्य है। भैया तिलहन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि तिलहन जो है मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ऐसी हमारी फसलें जिनको खाया भी जाता है और जिनके तेल में खाना बनाया जाता है ना। ऐसी फसलें जिनको हम खाते भी हैं और जिनके तेल में खाने को बनाया जाता है। जैसे मूंगफली को खाया जाता है और मूंगफली के तेल में खाने को बनाया जाता है। सरसों खाई जाती है, सरसों के तेल में खाने को बनाया जाता है। नारियल खाया भी जाता है, नारियल के तेल में खाने को बनाया भी जाता है। ऐसी फसलें जिनको खाया जाता है और जिनसे तेल निकालकर फिर दूसरे सामान को बनाया जाता है, उनको हम लोग तिलहन की फसलें कहते हैं। और भारत की ये तिलहन की फसलें हैं। मूंगफली हुई, सरसों हुई, आप देखते हैं कि नारियल हुआ, तिल, सोयाबीन, ये सभी जो हमारी फसलें हैं दोस्तों, ये सभी हमारी तिलहन की फसलें कहलाती हैं। और सूरजमुखी जो है दोस्तों, ये भी भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहन की फसल के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब तिलहन की फसलों की अगर बात की जाए कि देश में हमारे पास जितनी भी तिलहन की फसलें हैं, उसमें से लगभग 50% हमारे देश में जितनी भी तिलहन की फसलें हैं ना, उसमें से लगभग 50% जो हमारी तिलहन है वो मूंगफली के तौर पर ही हमें दिखती है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर बड़ी मात्रा में आप लोग देखते हैं कि हम लोग तिलहन का उत्पादन हमें करते हुए दिखते हैं। मूंगफली जो है दोस्तों एक खरीफ की फसल मांगी जाती है, यानी कि ये गर्मी के मौसम में आप लोग देखते हैं कि उसका उत्पादन किया जाता है ना। भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि कौन सा राज्य है जहां पर हम देखते हैं कि तिलहन का या फिर मूंगफली का उत्पादन होता है, तो भारत में ये जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है,
आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन हमें होता हुआ दिखता है। और उसके बाद फिर तमिलनाडु राज्य हुआ, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका हुआ, गुजरात हुआ और महाराष्ट्र हुआ। ये राज्य हैं जहां पर हमें मूंगफली का उत्पादन करते हुए दिखता है। तो भारत में जितनी भी तिलहन है उसका 50% तो सिर्फ मूंगफली के तौर पर ही हमें दिखता है, और फिर बाकी तिलहन की फसलें हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तिलहन की फसलों के संदर्भ में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अलसी भी होती है और उसी के साथ साथ हम लोग सरसों, है ना। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि हमारी ये अलसी है और ये आपको दिख रहा है कि सरसों है ना। अलसी और सरसों ये आपको दिख रही है। इन दोनों को ही हम खाते भी हैं और इनके तेल में भी खाने को बनाया जाता है। ये सभी तिलहन की फसलें हैं, है ना। अलसी और सरसों दोस्तों क्या है, ये रबी की फसलें हैं, यानी कि ये सर्दी में बोई जाने वाली फसलों के तौर पर जानी जाती हैं, है ना। और तिल जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं तिल। तिल भी एक तिलहन है ना। तिल को खाया भी जाता है, तिल के तेल में भी चीजों को बनाया जाता है। तिल जो है दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि जो हमारा उत्तर भारत है, जिसे हम लोग अपने नॉर्थ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना। उत्तर भारत में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि जो हमारा तिलहन है वो क्या है दोस्तों, वो गर्मी के मौसम में बोया जाता है। वहीं जब ये दक्षिण भारत में चला जाता है दोस्तों, जब ये हम लोग दक्षिण भारत में चले जाते हैं, साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि इसको फिर सर्दी के मौसम में बोया जाता है ना। तो सर्दी में हम देखते हैं कि तिलहन को साउथ इंडिया में बोते हैं, गर्मी में तिलहन को या फिर जो हमारी ये तिल है इसको हम लोग आप देखते हैं कि उत्तर भारत में यूपी बिहार के राज्यों में बोते हैं। एक हमारी तिलहन है दोस्तों जिसे हम लोग अरंडी कहते हैं, इसको रबी और खरीफ दोनों मौसम में, है ना, कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। आप देखते हैं कि इसको रबी और खरीफ दोनों ही मौसम के अंदर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि उगाया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। भारत के अंतर्गत हमारी जो चाय है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसको एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। चाय की विशेषताओं के संदर्भ में बातों को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी ये चाय है ये भारत में पिए जाने वाली हमारी फसल है। और चाय को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देख पाते हैं कि असम हुआ, उसी के साथ हमारा पश्चिम बंगाल राज्य हुआ। यहां पर आप लोग देखते हैं कि चाय का उत्पादन होता है। तमिलनाडु हमारा राज्य हुआ, केरल हमारा राज्य हुआ, इन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग नामक इलाका है ना, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग नामक क्षेत्र है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर बहुत मशहूर प्रकार की, बहुत अच्छी प्रकार की चाय का उत्पादन होता है। और भारत विश्व में चाय के उत्पादक में नंबर 1 पर हमें आता हुआ देश दिखता है। तो भारत बहुत अच्छी मात्रा में आप देखते हैं कि चाय का उत्पादन करता है। आगे बढ़ेंगे। भारत के अंदर मौजूद हमारी एक और प्रकार की फसल होती है दोस्तों, जिसे हम लोग कॉफी के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो कॉफी है दोस्तों, है ना, आप देखते हैं कि चाय की तरह ये जो हमारी कॉफी है ना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग बागानों में, है ना। चाय जो होती है दोस्तों वो बागों में उगाई जाती है। कुछ इसी तरीके से कॉफी के भी बाग होते हैं या फिर बागान होते हैं, वहां पर इसको उगाया जाता है। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारी कॉफी है, सबसे पहले आप देखते हैं कि अरब से बहुत सारे व्यापारी आए, और ये अरब से आने वाले व्यापारी क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, है ना। और यहां पर आने के बाद इन बीजों को बो देते हैं। कहां पर बोते हैं, बाबा बदून करके पहाड़ियां थी, उनमें बो देते हैं। कुछ इस प्रकार से कॉफी के पौधे होते हैं, फिर इनसे हमें कॉफी के बीज निकलते हुए दिखते हैं। ऐसी इनको पीसकर कॉफी पाउडर बनाया जाता है ना। तो कॉफी को भी बागों में उगाया जाता है। भारत में जो कॉफी आई है दोस्तों, ये अरब देश जो है यमन, वहां से आती हुई दिखी है। ये यमन से आने वाले जो व्यापारी थे वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं, वहां की बाबा बदून की पहाड़ियों में इन्हें बो देते हैं, और उसके बाद फिर भारत में बड़े स्तर पर कॉफी पैदा होनी शुरू हो जाती है। भारतीय कॉफी की जो मांग है दोस्तों वो पूरे विश्व में बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। और आंध्र प्रदेश राज्य जो है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पर, है ना, हमारे जो कर्नाटक राज्य है, माफ कीजिएगा, ये जो हमारा कर्नाटक राज्य है, यहाँ की पहाड़ियों में बोया जाता है ना। मैंने आंध्र प्रदेश लिख दिया दोस्तों, उसको सही कर लेते हैं। हमारा ये जो कर्नाटक राज्य है ना, वहां की जो पहाड़ियां हैं बाबा बदून की, उनमें इसको बोया जाता है। तो भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें दोस्तों, हमारे देश में अगर हम लोग देखें कि जो हमारी सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन हमें होता हुआ दिखता है। असम हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारा केरल राज्य हुआ, उसी के साथ हम देखते हैं कि तमिलनाडु हुआ, और कर्नाटक के तो सबसे अच्छी प्रकार की जो हमारी आप देखते हैं कि अरेबिका जो हमारी कॉफी होती है उसका उत्पादन आपको दिखता है कि इस राज्य के अंतर्गत किया जाता है।
तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें रही थी उनको एक एक कर डिस्कस किया है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, और यहां से हम लोग कुछ और हमारी फसलें हैं उनको बहुत सरलतम तरीके से आप सभी के सामने रखते चलते हैं। जिस फसल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसे कहा जा रहा है बागवानी फसलें। बागवानी फसलों का मतलब क्या होता है दोस्तों? बागवानी फसलों का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनको हम लोग बागों में उगाते हैं, है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारी फल हुए या फिर सब्जियां हुई, इन्हीं को हम लोग बागवानी फसल के नाम से जानते हैं। और भारत जो है दोस्तों, आपको दिखता है कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। हम फसलों के उत्पादन में, कौन सी फसल? हम सब्जी के उत्पादन में, या फिर आप लोग देखते हैं कि दुनिया में फलों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आते हुए हमें दिखते हैं, सेकंड नंबर पर हम आते हुए आपको दिखते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की हमें चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे महाराष्ट्र के आम बहुत फेमस हैं, केरल के केले बहुत फेमस हैं, जम्मू कश्मीर के सेब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, है ना। और भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये जो भारतीय फल हैं ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारा यूपी हुआ, यहाँ पर हमें क्या मिलता है दोस्तों? यूपी बिहार के अंदर लीची हुआ, मेघालय के अंदर आप लोग देखते हैं कि अनानास हुआ, आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है दोस्तों यहाँ पर, और महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर अंगूर भी देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में हमें सेब देखने को मिलता है, और नाशपाती अखरोट भी इस क्षेत्र के बहुत ज्यादा मशहूर है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में जलवायु के अनुसार हम देखते हैं कि हमें ये जो हमारी बागबानी फसलें हैं अर्थात फल हैं वो देखने को मिलते हैं। बात अगर सब्जियों की की जाए तो हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आप देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश पूरी दुनिया में जितनी सब्जियां उगती हैं उसका 13% हमारे प्यारे भारत में आप देखते हैं कि इन सब्जियों को उगाया जाता है। दुनिया में जितनी सब्जियां उगती हैं ना, उसकी 13% सब्जियां हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि पैदा की जाती हैं। भारत में मटर हुआ, गोभी हुई, प्याज हुआ, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, ये सभी कुछ सब्जियां हैं जो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि पैदा की जाती हैं। ठीक दोस्तों, अब तक हम लोग आप सभी के साथ भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारी ये खाने वाली फसलें रही हैं जिनको हम लोग बड़े स्तर पर खाते आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यहां से अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे भारत के अंदर मौजूद जो हमारी अखाद्य फसलें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी भारत के अंदर ये हमारी अखाद्य फसलें होती हैं, भारत में इनको कहां कहां पर आप देखते हैं कि उगाया जाता है, इनकी क्या क्या विशेषता रही है, उसको हम लोग आप सभी के सामने रखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अखाद्य फसलों के अंतर्गत अर्थात जिनको उगाया जाता है मगर हम खा नहीं सकते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमें दिख रही है दोस्तों रबड़। तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि दोस्तों पेड़ होता है, उस पेड़ से आप देखते हैं कि ये तरल पदार्थ निकलता रहता है और हम इसको जमा कर लेते हैं, और इसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? रबड़ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अच्छा, मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का मतलब जो आपको दिखता है कि दुनिया को दो बराबर भागों में बांट देती है ना, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में या फिर जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के एकदम बीच में आते हैं वहां पर आप लोग देखते हैं कि रबड़ की खेती अच्छी मात्रा में होती है। रबड़ की खेती अगर आप लोग देखें दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर होगी जहां पर एक साल में 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश हो और जहां का तापमान आपको गर्म दिखता है। कितना गर्म दिखता है दोस्तों? आपको दिखता है कि 25 डिग्री से ज्यादा का तापमान हो। तो 25 डिग्री से ज्यादा का तापमान होगा, बारिश अच्छी मात्रा में होगी, 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होगी, वहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? अपनी ये जो रबड़ है इसका उत्पादन कर सकते हैं। जब भी भारत में रबड़ की बात की जाती है तो भारत में आप देखिएगा दोस्तों कि जहां पर ज्यादा बारिश होगी, 200 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बारिश वाला इलाका होता है, और अधिकतर बारिश हमारे समुद्र के पास के इलाकों में होती है। और भारत में हम देखते हैं कि जो हमारा ये केरला राज्य है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा रबड़ का आप देखते हैं कि उत्पादन होता है। तो केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि हम लोग रबड़ का उत्पादन होते हुए देखते हैं। उसी के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस क्षेत्र में भी, और आप देखते हैं कि जो हमारा मेघालय है यहाँ पर भी आप देखते हैं कि दोस्तों क्या किया जाता है, यहाँ पर भी हम लोग ये जो हमारा रबड़ है इसका उत्पादन करते हुए देखते हैं। पूरी दुनिया में रबड़ के उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर आपको आता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के अंतर्गत मौजूद एक और प्रकार की फसल होती है जो भारत में बड़े स्तर पर उगाई जाती है, और इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कपास के नाम से पुकारते हैं। कपास को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कपास को ही हम लोग रुई के नाम से पुकारते हैं, है ना, कॉटन जो होता है, और इसी कपास से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कपड़े को निर्मित करते हैं।
तो ये जो कपड़ा होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि कपास को लगाया जाता है, इसी से फिर हमें रुई प्राप्त होती है, कपास प्राप्त होता है, जिससे हम लोग कपड़े को बनाते हैं। अगर आपको कपास का उत्पादन करना है तो आपको ऐसी जगह चाहिए होगी जहां पर हमें काली मिट्टी देखने को मिल जाए। तो भारत के ऐसे इलाके जहां पर काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारी कपास को उगाया जाता है। तो ऐसा इलाका जहां पर काली मिट्टी होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कपास को उगाते हुए देखते हैं। उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि कपास को उगाने के लिए लगभग आपको ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर काली मिट्टी हो, और लगभग 210 दिन तक आपको कपास को पैदा करने के लिए जरूरत पड़ती है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है, और इसके अंदर हमें ऐसी जलवायु चाहिए होती है जहां पर ओस ना गिरे। तो 210 दिन तक आपको क्या होता है दोस्तों, हल्की बारिश की जरूरत होगी, है ना, और पाला रहित बारिश के रात के समय में आपको दिखता है कि दोस्तों पाला ना गिरे, ओस ना गिरे, वरना आपकी कपास आपको खराब होते हुए दिख जाती है। भारत में आप देखते हैं कि लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं कपास को बनने में, और ये जो हमारी कपास होती है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी में देखने को मिलती है, और कपास काली मिट्टी में उगती है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिखती है दोस्तों, ये जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है ना, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो हमारा गुजरात राज्य है, इन दो क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारी ये काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि हमारी कपास का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हमें होता हुआ दिखता है ना। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, है ना, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, हमारा मध्य प्रदेश राज्य हुआ, कर्नाटका राज्य हुआ। इन राज्यों के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बड़े स्तर पर कपास का उत्पादन करते हुए देखते हैं। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो दोस्तों अब तक हमने भारत से संबंधित हमारी ये जो 2 फसलें रही थी, जो पूरे तौर पर आपको दिखता है कि अखाद्य फसलें हैं, जिनको खाया नहीं जाता, उनके बारे में देखा, रबड़ के बारे में पढ़ा, उसी के साथ साथ कपास की विशेषताओं को समझा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, यहां से अब हम लोग आप सभी को लेके चल रहे हैं जूट की तरफ। भाई भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों, जूट का भी उत्पादन होता है। जूट को हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जूट को हम लोग पटसन के नाम से भी पुकारते हैं। तो उसको जूट भी कहा जाता है, और इसको हम लोग पटसन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जूट है ना, इसको पटसन भी कहा जाता है, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो जूट को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इसको पटसन भी कहते हैं, कुछ सुनहरा रेशा भी कहते हैं। तो जब ये उगता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, इससे हम लोग कुछ इस सुनहरे रंग के जो धागे होते हैं वो निकाल लेते हैं, इससे बनती हैं आटे की बोरियां, इससे बनते हैं हमारे घरों में आने वाले जूट के थैले, है ना। तो इससे अलग अलग प्रकार की चीजें बनती हैं। जूट से ही हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारी चटाई भी जो घरों में बनाई जाती है वो तैयार होती है। तो इससे बोरी हुई, चटाई हुई, आपकी रस्सी हुई, जो घर में बनाई जाती है वो जूट से बनाई जाती है। अच्छा, जूट को पैदा करना एक मुश्किल कार्य है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा आपको लगता है, और इसकी मांग भी आप देखते हैं कि कम है। देखिए जो मार्केट है उसके अंदर आप देखते हैं कि जो सामान खरीदने वाला है, अगर उसके पास 2 ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो जूट का बैग ले ले या फिर वो प्लास्टिक की थैली ले ले। प्लास्टिक की थैली 1 रुपए से भी कम पड़ जाएगी, और ये जूट का थैला आपको 30-40 रुपए का पड़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, सस्ती चीजों की तरफ चले जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये जो प्लास्टिक की थैली है, इसको समाप्त होने में ही आप देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं समाप्त होने में। तो पर्यावरण को दूषित करती है, जानवर खा लेते हैं तो वो आपको दिखता है कि वो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि बनने में थोड़ी महंगी है, इसीलिए इसको महंगा बेचा जाता है, और इसीलिए आप देखते हैं क्योंकि ये महंगी है तो लोग इसका प्रयोग ना कर क्या करते हैं, प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग करते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। नाइलॉन या फिर जो प्लास्टिक के सामान होते हैं, लोग उनको खरीदना पसंद करते हैं या फिर उनको वरीयता देते हैं, जो सही नहीं है। अगर बात की जाए दोस्तों कि जो हमारा ये जूट है, इस जूट को हम भारत में कहां पर देखते हैं दोस्तों कि उगाया जाता है। भारत में अगर आप लोग देखें दोस्तों, ये जो हमारा वेस्ट बंगाल राज्य है ना, भारत के अंदर ये जो हमारा वेस्ट बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य, यहां पर आप लोग देखते हैं कि जूट का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल में भी कहां पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी हम लोग देखते हैं कि जो हुगली नदी है ना, पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है, वहां की जो हुगली नदी है, उसके आसपास आप देखते हैं कि वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वहां पर अच्छी मात्रा में हमें मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहां पर अच्छी मात्रा में जल की भी उपस्थिति दिखती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि क्या किया जाता है दोस्तों, उस इलाके में जूट पटसन का उत्पादन हम क्या करते हैं, देखते हैं। उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल तो है ही, पश्चिम बंगाल के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि भारत में बिहार राज्य हुआ, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा असम राज्य हुआ,
और हमारा उड़ीसा राज्य हुआ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हम लोग जूट या फिर पटसन का उत्पादन होते हुए देखते हैं। दोस्तों अब तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो ये फसलें हैं, चाहे हमारी खाद्य फसलें हैं उनके बारे में पढ़ा, कितने तापमान की जरूरत होती है, कितनी आवश्यकता होती है, और उसी के साथ साथ हमारी जो अखाद्य फसल है जैसे रबड़ हुआ, पटसन हुआ जिसे हम लोग जूट भी कहते हैं, और कपास हुआ, उसकी विशेषताओं को देखा। अब नए बिंदु की तरफ आप सभी को लेकर चल रहे हैं, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्त, जिसे हम लोग भूदान या फिर ग्राम दान के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था ना दोस्तों साल 1947 में, तो उस समय तक हम लोग देखते हैं कि भारत के अधिकतर लोग क्या थे दोस्तों, ग्रामीण थे, गांव में ही रहा करते थे, और भारत के अधिकतर लोग आपको कैसे दिखते थे दोस्तों, गरीब दिखते थे। बेसिकली था क्या कि अंग्रेजों के समय में बहुत से लोगों ने जो ताकतवर थे ना, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, और वो बड़े बड़े जमींदार बन गए थे। उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर लिया, और गांव के अंदर एक बड़ा जमींदार था और बाकी सभी लोगों के पास जमीन होती ही नहीं थी। कुछ इस तरीके की स्थिति हुआ करती थी। तो भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद आप देखते हैं कि एक व्यक्ति हमें आते हुए देखते हैं जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। और ये क्या करते हैं दोस्तों, साल 1951 में जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, तो उसके अंदर ये बात करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने भारत के इन भूमिहीन किसानों को जमीन दे दीजिए। ये आपके ही भाई हैं, ये हमारे ही देश के रहने वाले लोग हैं, इनको अंग्रेजों ने लूटा था, अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका जीवन बेहतर करें। कुछ इस तरीके की बातें आप देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा की जाती है। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो लोग थे वो आचार्य विनोबा भावे के समझाने पर अपनी जमीनों को दान दे देते हैं, और जो लोग भूमिहीन थे, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, आप देखते हैं कि इस भूदान की वजह से उन लोगों को जमीन मिल जाती है और उनका जीवन आप देखते हैं कि पूरे तौर पर सफल बनता है। अब भारत में आजादी के बाद जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन तो दिला दी गई। उसी के साथ साथ भारत की सरकार ने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि कुछ तरीके अपनाए। भारत के अंदर हमने क्या किया कि देश में अधिक से अधिक हम लोग खेती में संपन्न हो सकें, हम अपने देश को खेती में एक मजबूत देश बना सकें, इसके लिए भूमि का सुधार किया गया। क्या किया गया दोस्तों, वो हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों, एक चीज को अपनाया गया जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग चकबंदी के नाम से पुकारते हैं। अब चकबंदी थी क्या, इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां पर एक गांव का हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, तो हम लोग इसे अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो पहले के समय में आप देखते हैं कि अगर एक गांव था, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक, यहां पर आप देखते हैं कि एक खेत ये रहा, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि उसका दूसरा खेत यहां पर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका एक खेत यहां पर है, दूसरा खेत यहां पर है। अब उस व्यक्ति के लिए आप देखते हैं कि दोनों ही खेतों पर ध्यान रख पाना मुश्किल होगा, दूर दूर है। सरकार ने क्या किया दोस्तों, जो खेतों की सीमाएं थी ना उसमें बदलाव किया और खेतों को पास पास करा कि भैया लोगों के जो खेत हैं वो पास पास होने चाहिए, है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो खेतों की बाउंड्री थी, जो जोत थी, उसको आप देखते हैं कि सही ढंग से बटी नहीं थी। एक खेत यहाँ है, दूसरा खेत वहां था, तो सरकार ने खेतों को पास पास लाना स्थापित किया, और इसके जरिए अब आप किसान जो थे दोस्तों, आप देखते हैं कि अब आसानी से अपनी फसल का ध्यान रख पा रहे थे। दोनों ही खेत पास में, तो वो आसानी से अपने खेत का ध्यान रख पा रहे थे, और इसी वजह से सही तरीके से आप देखते थे कि किसान उत्पादन कर पाए। चकबंदी का मतलब क्या है कि जो खेत की सीमा थी उसमें बदलाव किया गया, और सीमा के बदलाव के बाद बहुत अच्छे तरीके से अब ज्यादा मात्रा में आप देखते हैं कि उत्पादन हो सका। भारत में हम देखते हैं कि दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित अगर हम राज्यों को देखें, तो जो हमारा पंजाब राज्य है, जो हमारा हरियाणा राज्य है, इन राज्यों में बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि भारत की सरकार ने जो भी कार्यक्रम किए ना, यहां पर इन राज्यों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। ये राज्य बहुत तेजी के साथ खेती में आगे बढ़ते चले गए। वहीं कुछ राज्य हैं जहां पर इन कार्यक्रमों का इतना अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला। तो पंजाब और आप देखते हैं कि जो हमारा हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, ये राज्य जो है दोस्तों बहुत तेजी के साथ खेती में आगे बढ़ गए सरकार के इन कार्यक्रमों से, लेकिन दूसरे राज्य उतना बेहतर नहीं कर पाए आजादी के बाद। अच्छा, भारत की सरकार ने आपको देखा दोस्तों कि चकबंदी के जरिए देश के अंतर्गत जो खेतों में आप देखते हैं कि जो सीमाएं गलत तरीके से बटी हुई थी, उनको सही तरीके से नियोजित किया, नई प्लानिंग की, और इस नई प्लानिंग के बाद भारत के अंदर आप देखते हैं कि क्या हो पाया दोस्तों, एक नए प्रकार से, एक नए तरीके से आप देखते हैं कि अब खेत बनने शुरू हुए।
तो किसान आसानी के साथ अपने खेतों को पास पास देखते हुए उन पर फसलों को उगा सकता था, चीजें उसमें बनाई जा सकती थी। कुछ और तरीके अपनाए भारत की सरकार ने, भारत की कृषि को बेहतर करने के लिए कुछ और तरीकों को भी अपनाया है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं कि भारत ने कृषि को बेहतर करने के लिए भारत की सरकार के द्वारा कृषि की यूनिवर्सिटीज को बनाया गया, जहां पर खेती के बारे में पढ़ाया जाता है। खेती से संबंधित आप देखते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, डिस्कशन होता है, मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर डिस्कशन होता है। तो भारत में हम देखते हैं कि भारत की सरकार ने कृषि यूनिवर्सिटीज को स्थापित कर भारत की कृषि को बेहतर किया। उसी के साथ खेती के अंतर्गत हमें क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे जानवर लगे हुए दिखते हैं। अगर ये जानवर बीमार हो जाते हैं, इनके बीमार के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को बनाया गया है। इन सरकारी अस्पतालों में बीमारी हुए जो जानवर होते हैं उनका इलाज किया जाता है, जिससे हमारी खेती को मजबूत किया जा सकता है। भारत की जो खेती है वो पूरे तौर पर आपको दिखता है दोस्तों किस पर टिकी हुई है, मॉनसून पर, या फिर हम लोग देखते हैं कि बारिश पर टिकी हुई है। और भारत की जो खेती है आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर बारिश पर टिकी हुई है। हम देखते हैं कि भारत की इस खेती में हमारे किसानों को कैसे पता चले कि कब बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी, इसके लिए भारत की सरकार ने मौसम विभाग को भी बनाया। और भारत का ये मौसम विभाग समय समय पर इंफॉर्मेशन देता रहता है और किसान क्या करते हैं, मौसम के अनुरूप ही फिर अपनी फसलों को उगाते हैं। तो भारत में कृषि को बेहतर करने के लिए कृषि यूनिवर्सिटीज भारत की सरकार ने बनाई, पशु चिकित्सालयों को स्थापित किया और मौसम के पूर्व ज्ञान के लिए हम लोग देखते हैं कि देश में क्या किया गया, हमने अपने मौसम विभाग को बनाया। भारत में कुछ और भी क्रियाक्रम भारत की सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिनमें से एक कहलाता है दोस्तों हरित क्रांति। ठीक है, अब ये हरित क्रांति क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि हर बिंदु हम लोग समझ सकें। देखिए, जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था ना, तो आजादी के बाद देश के अंदर अधिकतर जनता आपको गरीब ही दिख रही थी। देश की जनसंख्या तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि आजादी के बाद बढ़ती चली गई, लेकिन जो हमारा कृषि करने का तरीका था ना दोस्तों, आप देखते हैं कि वो पुराने का पुराना ही रहा। देश की जनसंख्या बढ़ गई, अब इस भूखी जनसंख्या का जो गरीब भी थी, इसका पेट भरने की जरूरत थी। और भारत क्या करता था दोस्तों, दूसरे देशों से अनाज मंगाता था। आप देखते हैं कि जो अमेरिका है, यूएसए है, वहां से अनाज बड़े बड़े पानी के जहाजों में आया करता था और फिर वो भारत में उतरता था। फिर भारत के हर एक शहर, हर एक गांव में उस अनाज को पहुंचाया जाता था। साल 1960 के आसपास तक भारत की यही कहानी थी, लेकिन साल 1960 के बाद आप देखते हैं, इस साल 1966 के आसपास आप देखते हैं कि कहानी में एक नया किरदार आता है। हम देखते हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन जी। एम.एस. स्वामीनाथन जी भारत की सरकार को बताते हैं कि भारत खेती में आत्मनिर्भर बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई? आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो मुख्य तौर पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं कि हमें बदलाव लाना होगा। क्रांति का मतलब पूरा बदलाव लाना होगा। इसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। फसलों में आई हुई क्रांति को ही हरित क्रांति कहा जाता है, जो साल 1960 और 70 के दशक में हमें आती हुई दिखती है। इसके अंतर्गत हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी कहते हैं कि अब हमें फसल में बदलाव लाना होगा और हमें आधुनिक तरीके से नई मशीनों का प्रयोग करना होगा। हम ट्रैक्टरों का प्रयोग करेंगे, अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे, अच्छी खाद का प्रयोग करेंगे और इनके जरिए अब अच्छे उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। इसके जरिए हम फसल को आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ ही सालों में जब इस क्रांति को शुरू किया गया, इस बदलाव को शुरू किया गया, तो भारत के पंजाब और हरियाणा में आप देखते हैं कि बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक समय तक भारत, जो आप देखते हैं कि दोस्तों दूसरे देशों से अनाज अपने यहां पर मंगा रहा था, भारत के अंदर इस हरित क्रांति से भारत के ये दो राज्य जो रहे, पंजाब और हरियाणा, वो इतने संपन्न हो गए कि अब भारत दूसरे देशों को अपना अनाज बेचना शुरू कर चुका है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इस हरित क्रांति की वजह से भारत में दो फसलें, सबसे ज्यादा तो हमारा गेहूं हमें उत्पादित होता हुआ दिखा, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा चावल आप देखते हैं कि इस फसल के अंतर्गत उत्पादित होता हुआ दिखा। तो गेहूं भारत के अंदर हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हमें बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि पैदा होता हुआ दिखा। तो एक समय तक भारत जो फसल के मामले में पीछा था, इस हरित क्रांति की वजह से हम आत्मनिर्भर बन पाए और इसके अंतर्गत वर्गीस कुरियन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके हम ऋणी रहे और हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि इनका देहावसान हुआ है, अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई है। तो जैसे हमारा प्यारा भारत आपको दिखता है दोस्तों कि अनाज के मामले में पिछड़ा हुआ था, जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन सभी तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसी ही समस्या हमारे देश में दूध के मामले में भी थी। देश की जनसंख्या बढ़ चुकी थी लेकिन हर एक व्यक्ति तक संतुलित तरीके से दूध पहुंच सके, इसकी सुविधा नहीं थी। और हर व्यक्ति तक दूध को पहुंचाया जा सके,
इसकी आप देखते हैं कि कोशिश की जाती है दोस्तों एक कंपनी के द्वारा। कंपनी का नाम था अमूल। कंपनी के मालिक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन जी भी ये देखते हैं कि भारत में जरूरत है कि हम अपनी दूध की गुणवत्ता को बेहतर करें, इसीलिए वो भारत में एक नए बदलाव को शुरू करते हैं जिसे श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पशु होंगे ना, उनसे जो हम दूध निकालेंगे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से निकालेंगे, है ना। नई मशीनों के जरिए दूध को निकालने की आप देखते हैं कि कोशिश की जाती है और इसी के जरिए भारत एक समय तक जो दूध को आप देखते हैं कि कमी से जूझ रहा था, इस नई स्कीम के तहत भारत में तेजी से दूध का उत्पादन बढ़ जाता है और भारत अपने दूध की कमी को क्या करता है दोस्तों, पूरे तौर पर कंप्लीट कर देता है। भारत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारे यहां पर पीली क्रांति भी हमें देखने को मिलती है। अब ये जो हमारी पीली क्रांति है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। पीली क्रांति मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जाती है। हमारी मूंगफली हुई, सरसों हुआ, नारियल हुआ, बिनोला हुआ, अलसी हुई, इनको भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, भारत इसमें आत्मनिर्भर बने, हम दूसरे देशों से अपने वहां पर इन सामानों को ना मंगाएं बल्कि भारत इनको बेचे। इसी के लिए भारत में आप देखते हैं कि पीली क्रांति को शुरू किया गया था। शुरुआत में 23 राज्यों में इसको शुरू किया जाता है और बाद में आप देखते हैं कि शुरुआत में 23 राज्यों के 337 जिलों में इसको शुरू किया जाता है और धीरे धीरे फिर बाद में संपूर्ण भारत में इसको शुरू किया जाता है और भारत अब वर्तमान समय में हम लोग देखें दोस्तों कि तिलहन के मामले में एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। भारत का तिलहन दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि खाया जाता है। ठीक, तो ये तो कुछ क्रांतियां रही जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भारत में बड़े स्तर पर हमें बदलाव होता हुआ दिखा। भूमि सुधार से संबंधित कुछ और हमारी बातें हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। साल 1980 से साल 1990 के दौरान हम देखते हैं कि भारत की सरकार ने कुछ व्यापक कार्यक्रमों को चलाया और इनके तहत हमारे देश में सबसे पहले तो ये किया गया कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगाना होगा। भारत का किसान परेशान था, उसकी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा था। सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम आधुनिक प्रकार की जो हमारे मशीनें होंगी उनको अपने देश में लेकर आएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे और अपने किसानों को होने वाली जो समस्याएं हैं उनको खत्म करेंगे। हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई मशीनें भारत के अंदर लाई गई और आसानी के साथ अपने किसानों तक पहुंचाई गई। किसान परेशान था किस बात से दोस्तों, बारिश पर नहीं पड़ती थी, सूखा आ जाता था, उनकी फसल में आग लग जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो उनका जो नुकसान था उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करती है दोस्तों, बीमा की सुविधा भी लाती है। भारत के ये किसान अधिकतर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन किसानों की मदद के लिए सरकार क्या करती है दोस्तों, ग्रामीण बैंकों को तैयार करती है। इन ग्रामीण बैंकों में कोई भी किसान जाएगा और बहुत कम कागजी कार्रवाई, कुछ भी कागज देने की जरूरत नहीं है, वो सरकार से पैसा आप देखते हैं कि उधार ले सकता था। तो सरकार क्या करती है दोस्तों, साल 1990 के बाद आप देखते हैं कि देश में बड़े स्तर पर नई मशीनों को लेकर आती है, उसी के साथ ग्रामीण बैंकों को तैयार करती है जिससे किसान आसानी से पैसा उधार ले सकें और किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया जाता है। इन क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान क्या कर सकते हैं, कभी भी पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं और किसान ने जो भी फसल उगाई है उस पर बीमा किया जाता है कि अगर आग लग जाए, फसल समाप्त हो जाए तो सरकार उसको मुआवजा देगी, है ना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो कुछ आसानी के साथ आप देखते हैं कि सरकार ने इन कदमों को किया। उसी के साथ साथ देश में आप देखते हैं क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फसल को मजबूती से आगे बढ़ाना था, तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, सरकार ने सरकारी टेलीविजन पर, जो हमारा दूरदर्शन है ना, उस पर कृषि दर्शन नामक प्रोग्राम लाना शुरू किया ताकि जो हमारे किसान हैं उनको अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके, उनको जानकारी दी जा सके, नई नई रिसर्च के बारे में उनको बताया गया। तो इस कृषि दर्शन प्रोग्राम में किसानों को नए नए प्रोग्राम्स, नई नई इनोवेशंस, नए नए तरीके फसलों को उगाने के दिए गए। उसी के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारी हर समय आप देखते हैं कि रेडियो के जरिए दी गई, जिससे किसान को पता हो कि कब कौन सा मौसम है, कब बारिश होगी, जिसके हिसाब से किसान अपनी फसल को उगा सकता था। और सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी शुरू किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या है कि इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर आपने गेहूं को उगाया और गेहूं को आप देखते हैं कि इसका जो प्राइस है, आप देखते हैं कि वो 2 रुपए केजी है ना, आप देखते हैं कि मान लीजिए कि 2 रुपए के हिसाब से हमारा गेहूं है। अगर कोई किसान बाहर बेचने जा रहा है बाजार में और सब लोग वहां पर 1 रुपए ही ले रहे हैं, तो सरकार कहती है कि आप हमारी सरकारी मंडी में आके बेचिए, हम आपको 2 रुपए में आपसे खरीद लेंगे। जिसका उसका सबसे कम प्राइस होगा, जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा, उस पर हम खरीदने को तैयार होंगे, ताकि जो बाहर के लोग आपको नुकसान करते हैं उसको समाप्त किया जा सके। तो कृषि दर्शन के जरिए, मौसम की जानकारी के जरिए, किसान कार्ड के जरिए, ग्रामीण बैंकों के जरिए, आधुनिक मशीनों के जरिए भारत की सरकार ने साल 1990 में आप देखते हैं कि इन सभी बदलावों को किया
और इसी के साथ साथ सरकार ने इस बात की कोशिश की कि क्या किया जाए दोस्तों, चीजों को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में कृषि का क्या स्तर है, तो वो हमें बड़ा ही अजीब देखने को मिलता है। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं, कहेंगे जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, हमें यूट्यूबर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, किसान किसी को नहीं बनना। और भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम देखते हैं कि लोग अब इस प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं, लोग अब इस काम को छोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग किसानी को आपको दिखता है कि छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसका जो विकास था आप देखते हैं कि वो बहुत तेजी से हमें नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे वजह यह रही है कि अब जो बाहरी देश से आने वाला सामान है, कि भारत के अंदर आप देखते हैं कि वैश्वीकरण हो गया है। वैश्वीकरण का मतलब कि अब दूसरे देशों का सामान हमारे देश में आने लगा है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि भारत के लोग अपने देश के अंतर्गत जो बने हुए सामान है उनको छेड़कर दूसरे देशों में सामान को बनाने लगे, और इसमें अब रोजगार भी कम ही देखने को मिलता है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस प्रोफेशन को, कृषि के काम को हमें छोड़ते हुए दिखते हैं, है ना। तो शुरुआती समय में जब भारत आजाद हुआ था उस समय तो देश के अंतर्गत बड़े स्तर पर हमें देश की जो कृषि थी वो बेहतर होती हुई दिख रही थी। धीरे धीरे हरित क्रांति ने इसको मजबूत किया। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि सरकारें उतनी ज्यादा मदद किसानों की नहीं कर पा रही हैं जितनी आवश्यकता है। किसान, आपको दिखता है कि बाहर से जो आने वाले, आप देखते हैं कि जो सामान है ना, ग्राहक उनको पसंद कर रहे हैं, भारतीय सामान को लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। ये एक समस्या हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है, जो भारत की वर्तमान कृषि की एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को हमें दिखाती है। उसी के साथ साथ जरूरत है कि हम कृषि को आधुनिक करें। अगर हम और मॉडर्नाइज करें, नई नई मशीनों को भारत में और बड़े स्तर पर लेकर आए, सरकार और अच्छी कृषि की हमारे क्या करे बच्चों, यूनिवर्सिटीज को निर्मित करे, तो इनके जरिए हम अपने देश के अंदर क्या कर सकते हैं, जो ये कृषि की समस्या रही है उसको खत्म कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दो नए बिंदु होंगे, इनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ये बिंदु होंगे, आपके पेपर के अंतर्गत बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। एक को कहा जा रहा है खाद्य सुरक्षा। अब ये खाद्य सुरक्षा क्या है, देखिए जब हमारा देश आजाद होने वाला था उससे पहले अगर हम देखें दोस्तों, साल 1944-45 के आसपास भारत के अंदर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अकाल पड़ा पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि बारिश नहीं हुई, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जितना अनाज वहां पर मौजूद था ना, उतना अनाज अंग्रेजों ने उन लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया, उनको दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि भारत के पश्चिम बंगाल में लोगों को खाना नहीं मिला, बारिश नहीं हुई, जमीनें सूख गई। जमीनों के सूखने की वजह से जो भारत के लोग थे वो कुछ इस तरीके से हो गए। भारत के पूर्वज ही हैं, आपके और हमारे पूर्वज ही हैं ये। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे पूर्वज ही हैं, और आप देखिए भारतीय ही हैं। खाना ना मिलने की वजह से इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि हो गई। अब भारत में जब आजादी हमें प्राप्त हुई तो हमने ये देख लिया था कि अगर हम अनाज का सही तरीके से उत्पादन करेंगे और उसको संभाल कर नहीं रखेंगे ना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, अकाल की सिचुएशन आ जाएगी, है ना, कि आपके पास खाना बिल्कुल नहीं होगा, लोग होंगे। आजादी के बाद भारत में हम लोग देखते हैं कि इसी बात की कोशिश की गई, और इसके लिए हमने खाद्य सुरक्षा की तरफ चलना शुरू किया कि भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति जो हो, जब वो सोए ना तो उसका पेट भरा होना चाहिए। इस बात की कोशिश आप देखते हैं कि भारत में की गई, और भारत की सरकार ने क्या किया दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति को लगाना शुरू किया, जिसके तहत हमने दो चीजें की। सबसे पहले हमने बफर स्टॉक को करना शुरू किया। बफर स्टॉक का मतलब क्या है, मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हम कुछ चीजों को लिमिटेड करेंगे। तो भारत में खाने को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब खाने को सुरक्षित रखने के लिए दो तरीके किए गए। एक कहलाता है बफर स्टॉक और दूसरा कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या है ये, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले बफर स्टॉक को समझते हैं। देखिए बफर स्टॉक का मतलब है कि भारत में हमारी क्या है दोस्तों, सरकारी संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी संस्था है, सरकारी ऑफिस है। फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये क्या करती है, जितने भी हमारे किसान हैं उनसे सामान ले लेती है, कुछ सामान को बाजार में बेच देती है, और बाकी का जो सामान होता है उसको गोदाम में रखा जाता है। क्यों रखते हैं गोदाम में, भाई गोदाम में रखा जाता है ताकि अगर कोई समस्या आए। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जमा करके रखना। तो खाने को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे पहला तरीका है उसे कहा जा रहा है बफर स्टॉक। इसके अंतर्गत हम लोग खाने को जमा करके रखते हैं। भारत की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है दोस्तों, अपने सरकारी गोदामों में इन खाने को जमा करके रखती है। सर इन खानों का प्रयोग कब होता है, भाई ये जो खाने का प्रयोग होता है ना दोस्तों, उस समय होता है जब देश के अंदर कोई बीमारी फैल जाती है, कोई महामारी आ जाती है, कोई युद्ध छिड़ जाता है, जब लोगों के काम धंधे पूरे तौर पर बंद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं जो बफर स्टॉक में रखा खाना होता है उसी की मदद से लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। याद होगा कोविड का समय, जब जनता के पास कोई काम नहीं था, उस समय अनाज कहां से आ रहा था,
उस समय अनाज हमारे बफर स्टॉक से ही आता हुआ दिखता है। तो बफर स्टॉक की मदद से लोगों के पास खाने की कमी नहीं होती। अगर दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, काम धंधे बंद हैं, तब भी लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अच्छे तरीके से देखते हैं कि खाना पहुंचा सकते हैं। तो किसी प्राकृतिक आपदा में, भूखमरी हुई, कोरोना जैसी आपदा हुई, उसमें लोगों तक जो खाना प्रोवाइड किया गया था वो इसी बफर स्टॉक की मदद से किया गया था। दूसरा तरीका है जिसमें एक तो है कि खाना सुरक्षित रखो, जमा करके रखो, जब कोई बीमारी आए, युद्ध हो, तो उसमें लोगों तक पहुंचाओ। दूसरा तरीका जिसमें हम लोग खाना लोगों तक पहुंचाते हैं वो कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि सरकार क्या करती है, सस्ती कीमत पर अनाज बेचती है। बहुत सस्ती कीमत पर आप देखते हैं कि भारत की सरकार चीजों को बेचती है। जैसे 2 रुपए किलो गेहूं, है ना, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चीनी, कुछ ऐसे ही आप देखते हैं कि भारत में बेचा जाता है। तो जो लोग भारत में आपको दिखता है कि गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जो गरीब माने जाते हैं, है ना, उनको सरकार राशन कार्ड देती है। और राशन कार्ड की मदद से आप सरकारी दुकान में जाकर क्या कर सकते हैं, सस्ते मुद्रा में राशन को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और ये जो राशन कार्ड होते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग कर किया जाता है और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि लोग इस राशन कार्ड के जरिए बहुत सस्ते अनाज को प्राप्त कर अपना जीवन बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति भूखा हमें दिखता है कि इसके अंतर्गत नहीं दिखता। चलिए, तो अब दोस्तों यहां पर हमारे कुछ और बिंदु होंगे, उनको हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं और काफी मजेदार तरीके से जो हमारे कुछ ये बिंदु बचे हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग समझने वाले हैं वैश्वीकरण जो है, इस वैश्वीकरण का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले समझिए कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है कि जब आप अपने देश के जो बाजार हैं वो दुनिया के सभी देशों के लिए खोल देते हैं, कि चीन का जब सामान भारत आएगा, आप देखते हैं कि जापान का सामान भारत आ सकता है, कोई भी देश अपना सामान भारत में बेच सकता है और हम भी बाहर बेच सकते हैं। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इस वैश्वीकरण की वजह से भारत की कृषि कैसे प्रभावित हुई ये हम देखते हैं। तो अगर आप लोग देखें दोस्तों कि भारत में, अगर आप लोग देखें शुरुआत से ही, जब भारत शुरुआत से ही हम लोग देखें कि जो अंग्रेज थे जो भारत आए थे, यूरोप क्यों आए थे दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत की जलवायु बहुत अच्छी थी और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये सभी लोग हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आ रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर जो मसाले थे ना वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। तो शुरुआत में मसालों की तलाश में आप देखते हैं कि ये सभी लोग भारत आते गए। और जब अंग्रेज हमारे देश में क्या करते हैं दोस्तों, शासन संभाल लेते हैं, तो उन लोगों ने भारत के जो कृषि थी ना उसको तबाही कर दिया। वो सिर्फ अपना ही फायदा कर रहे थे। भारत के कपड़े को उन्होंने अपने हिसाब से बेचा, भारत के लोगों को अपने हिसाब से काम करने के लिए बाध्य किया और भारत के अंदर लोगों से जबरदस्ती फसलों को उगवाया, अपना फायदा किया और भारत की कृषि को नुकसान किया। अब जब भारत को आजादी प्राप्त हुई और आजादी के बाद जब हमने देश में बदलाव करने की कोशिश की, तो दूसरे देशों का सामान भी हमारे यहां पर आया। दूसरे देशों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, भारत में अभी भी हमारे अधिकतर किसान पुराने तरीके से फसलों को उगा रहे हैं। वहां पर बहुत एडवांस तरीके से ट्रैक्टर्स मौजूद हैं और इन ट्रैक्टर्स की मदद से बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। भारत के ये किसान अपने साधारण हलों की मदद से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते। तो भारत आपको दिखता है दोस्तों कि पश्चिम के जो देश हैं, यूरोपियन जो देश हैं, वो उत्पादन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हमारा प्यारा भारत उतना ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहा। भारत के किसान पीछे रह जाते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये दूसरे देश है ना, आप देखते हैं कि इनके यहां से जो आने वाला सामान है ना, आपको दिखता है कि वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हमें दिख रहा है। लोग उसको पसंद करना, उसको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं हमारे देश के अंदर, भारतीय सामान को नहीं करते। इसी वजह से भारत के जो कृषि उत्पाद है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएं किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति को कि ये अमेरिका के आपको दिखते हैं कि अंगूर हैं, भारत के हैं, तो लोग अमेरिकन अंगूर की तरफ जाते हैं, है ना। वजह यह है कि भारत के लोग उनकी तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से जो भारत के हमारे अपने किसान हैं वो आपको प्रभावित होते हुए दिखते हैं, है ना। तो जरूरत है कि दोस्तों क्या किया जाए कि हम अपने देश के अंतर्गत जो हमारे किसान हैं उनके बनाए जो सामान है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और भारत के जो वैज्ञानिक है ना वो इस बात की तरफ पूरे तौर पर ध्यान दें। तो हम अच्छी मात्रा में क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने देश के अंतर्गत इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें दोस्तों कि वैश्वीकरण ने भारत के अंतर्गत जो हमारी कृषि है ना उसके उत्पादन को आप देखते हैं कि तेजी से बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि भारत को नुकसान ही हो रहा है ना, कि भारत के अंतर्गत जब दूसरे देशों का सामान आ रहा है तो भारत को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारत का सामान जब दूसरे देशों में जाता है तो वहां के लोग भी भारत के सामान को प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो सामान बनाया जा रहा है
वो भी अच्छी क्वालिटी का आपको दिखता है ना। तो भारत का जो सामान है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो जब दूसरे देशों में जाता है तो वो भी तेजी से खरीद रहे हैं। प्रतिवर्ष आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 3% की दर से, है ना, फिर 6% की दर से इसके अंदर हमें वृद्धि होती हुई दिखी है। लेकिन अभी भी हम लोग देखें दोस्तों कि भारत के अंतर्गत आप देखें कि ये जो हमारा प्यारा भारत है, यहां पर अभी भी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हम ये देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा उत्पादन हम लोग उतनी मात्रा में नहीं कर पा रहे। यूरोप के देश अच्छी मशीनों की मदद से, है ना, ये जितने भी यूरोप के देश हैं, है ना, जितने भी यूरोप के देश हैं, अच्छी मशीनों की मदद से, अच्छी खाद की मदद से ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं और ज्यादा उत्पादन की वजह से इनका सामान फिर दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। भारत में भी बहुत ज्यादा आता है और फिर लोग इनका सामान खरीद पा रहे हैं। तो जरूरत है कि हम अपने देश के अंदर ज्यादा मशीनों को लाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा उत्पादन करें। तो हम अपने देश के अंदर ये जो कृषि की समस्या है इसको पूरे तौर पर क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छे बीजों का प्रयोग करें, अच्छी मशीनों का प्रयोग करें, अच्छी प्रकार की खाद का प्रयोग करें और अच्छी प्रकार की फसल का प्रयोग करें। तो कृषि क्या कर सकती है दोस्तों, भारत को एक और संपन्न देश बनने में, मजबूत देश बनने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और दोस्तों यहां पर हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा कृषि वाला चैप्टर रहा था, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी पूरी कहानी को डिस्कस किया। आशा है कि इस चैप्टर से संबंधित सभी बातें आप सभी को जरूर समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को समापन की ओर लेकर जाते हैं। आप सभी से मुलाकात करेंगे अपने नए लेक्चर के अंदर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी। उसी के साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन से चैप्टर पर कराना चाहते हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास हो वो कौन सा चैप्टर पर हो, उसको भी जरूर कमेंट में लिखें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।